आप देखेंगे कि कैश फ्लो का क्वेश्चन जब आपके पास आएगा, अगर अगर आप लोग ज्वाइन कर पाए क्लास को तो ऑनलाइन ज्वाइन करें, और अदरवाइज सैंपल पेपर जो बोर्ड का था मैं उसमें से क्वेश्चंस आपके सामने पहले कुछ पेश कर रहा हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड के एग्जाम में आने वाले हैं। कैश फ्लो का रिवीजन मैं बोला था कि नहीं करूंगा, लेकिन मैंने फिर से रिवीजन इसका कर रहा हूँ क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर बोर्ड प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। बोर्ड का प्रैक्टिकल कभी भी आपके स्कूल में जनवरी के फर्स्ट वीक से शुरू हो जाएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्कूल्स जो हैं उनकी जनवरी की पहले वीक तक छुट्टियां रहती हैं, मतलब 2 तारीख, 3 तारीख, 5 तारीख तक, मतलब 7 तारीख के बाद इवन द बोर्ड विल इशू अ नोटिफिकेशन। वैसे तो हो गया क्लियर कि जनवरी में शुरू होंगे प्रैक्टिकल आपके, और उसके लिए आपकी प्रोजेक्ट फाइल। देखिए, प्रैक्टिकल के लिए आप अगर बोलें तो प्रैक्टिकल में आपके पास रिटर्न एग्जाम होता है, दैट विल बी ऑफ 12 मार्क्स, और फाइल जो होती है दैट विल बी ऑफ 4 मार्क्स, और वाइवा जो होता है दैट विल बी ऑफ 4 मार्क्स। इन दिस वे यू विल गेट 20 मार्क्स, जिसमें से ये जो है ये वाला कैश फ्लो स्टेटमेंट वो होता है 6 नंबर का, और रेशो जो होती है दैट विल बी 6 मार्क्स। तो 12 नंबर का रिटर्न पेपर जो होगा एक्सटर्नल एग्जामिनर की प्रेजेंस में होगा, मतलब ऐसा नहीं कि घर की तरह से कुछ भी चल दिया जाए, अ, काम कर लेंगे, ऐसे नहीं। एक्सटर्नल एग्जामिनर की प्रेजेंस में आपके सामने क्या होने वाला है, रिटर्न टेस्ट होगा। बोर्ड की आंसर शीट होती है उस पर करना है, उसे खराब नहीं करना। जैसे स्कूल के एग्जाम में तो क्या कहता है, नहीं होता तो क्रॉस मारो दूसरे पेज पे चले गए, क्योंकि एक बच्चे के लिए एक ही शीट आती है, एक शीट आती है उस पे कर लीजिए जो भी करना है आपने। आपके स्कूल में आपके टीचर्स ने आपको प्रैक्टिस करवाई होगी कि किस तरह के क्वेश्चंस रिटर्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जो क्वेश्चन पेपर आपको होम एग्जाम में बोर्ड के रिटर्न बोलकर दिया गया था उसको ढंग से तैयारी करेंगे, क्योंकि मोर और लेस उसी के सिमिलर पेपर आपका आता है। एक्सटर्नल एग्जामिनर और इंटरनल एग्जामिनर मिलकर डिसाइड करते हैं कि रिटर्न टेस्ट कैसा होना चाहिए। जनरली इफ आई एम एन एक्सटर्नल एग्जामिनर, मैं बोलता हूँ स्कूल वालों से, भाई जो पेपर तुम्हें बनाना है बना लो, मुझे उसकी कॉपी भेज देना, आई वांट टू सी दैट। आई गिव दैट लिबर्टी टू द इंटरनल एग्जामिनर कि तुम अच्छे कौन, मैं यार कितने पेपर बनाऊंगा, मैं कहा तुम ही बना लो, ये कॉपी मुझे भेज देना। जनरली ऐसा ही होता है, मेरे स्कूल में भी, तुम्हारे स्कूल में भी, जहां मैं जाता हूँ वहां जो मेरे यहाँ आते हैं ऐसे ही चलता काम। अब उस पेपर की प्रैक्टिस तो करवा दी जाती है आप लोगों को, तो आपके पास 12 में से 12 नंबर लाना तो बड़ा आसान है, बहुत आसान है। ठीक है। कहाँ मुश्किल है 12 में से 12 नंबर लाना? इन सर्टन स्कूल्स, जिनमें से एक स्कूल एपीएस भी है, वहां थोड़ा सा मुश्किल है, समझ रहे हो भाई साहब, बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर कोई स्कूल 100% ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रहा है, बिल्कुल स्कूल के रूल रेगुलेशन मान के चल रहा है, तो वो एपीएस है। बाकी और वो मैं कह सकता हूँ क्योंकि आई नो दैट स्कूल वेल, और उनके स्टाफ को, उनके काम करने के तरीके को, बाकी स्कूल्स को भी जानता हूँ। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हें ज्यादा औरों के मुकाबले जरा और ज्यादा केयरफुली पेपर को करने की जरूरत है, क्योंकि आपको चांस नहीं मिलेगा, अगर आपने रिटर्न में नंबर नहीं लिए तो नहीं मिले हैं, मतलब ऐसा करके होने वाला है। और वैसे भी तुम्हारे स्कूल में बच्चे बहुत कम है, इतना बड़ा सेक्शन तो है नहीं। मेरे यहाँ तो भगदड़ मची रहती है, 150 बच्चा बैठता है एक बार में लिखने के लिए। 50-50 बच्चे भी भरे तो भी 3 कमरे चाहिए होते हैं, 50-50 तो भर नहीं सकते। तो हमारा जो रिटर्न एग्जाम ही 5 कमरों में चला जाता है। ठीक है। और 5 कमरों में एग्जामिनर कब तक भागेगा, कहाँ कहाँ तक जाएगा? भीड़ होती है ना, तो एग्जामिनर को भी क्या होता है कि चीजें जल्दी वाइंड अप करनी होती हैं, ऐसा करके चलता है। और ठंड का टाइम है, जल्दी जल्दी आना होता है, और वो बाहर से आते हैं। जनरली एग्जामिनर्स जो होते हैं वो थोड़ा दूर दराज की 20-22-25 किलोमीटर दूर से करीब आते हैं। कई बार हम लोगों को अलीगढ़ जाना पड़ता है, बुलंदशहर जाना पड़ता है प्रैक्टिकल एग्जाम देखने के लिए। और मैंने तो आपको बताया भी था कि बुलंदशहर प्रैक्टिकल एग्जाम देखने के लिए गया, एक गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हुआ, वो केस अभी तक भुगत रहा हूँ। मोर देन 1,50,000 रुपीज में खर्च कर चुका हूँ, अभी तक वो केस भर भुगत रहा हूँ, इतनी परेशानी भी होती है। आई वॉज गॉन देयर विद माई फीमेल स्टाफ्स, वो मेरे साथ गाड़ी में गई थी, और कोई एक गाड़ी चला रहा था कि सर आप थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, मेरी गलती थी उस दिन, और उन्होंने किसी को घसीट दिया। 2000 लॉकडाउन से पहले की बात थी। और लॉकडाउन जब हुआ उसके बाद में पुलिस बुलंदशहर से थाने से मुझे फोन आया कि आपकी गाड़ी ने एक्सीडेंट करा था, पहुंच जाओ। सो आई हैव टू स्पेंड मनी, दो विदाउट माई फॉल्ट। अदरवाइज गाड़ी इंपाउंड होना, फिर बेल के लिए भागना, फिर दुनिया भर की चीजें थी। आउट ऑफ कोर्ट जाके सेटलमेंट करा, पुलिस वाले को भी जो भी दक्षिणा देनी थी दी, सुविधा शुल्क। एंड स्टिल आई एम स्ट्रगलिंग, पेइंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी टू द लॉयर ऑल्सो। और अगर लॉयर ना करता तो और बर्बाद होता। परेशानी होती है, हर बंदा चाहता है कि दूर न जाए,
तो ये तो मेरे अपने रोंदड़े थे, वो तो किनारे कर ले, हम तो आपकी बात करते हैं। कैश फ्लो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम जैसा बंदा आएगा फ्रस्ट्रेट होके ठीक है, और तुम्हारी वाट ना लगा जाए, इसलिए तैयार होके चलो। हम्म? तो कैश फ्लो का वो 6 नंबर, अब इस 6 नंबर में क्या हो सकता है कि आपको टीचर बोले तो वो एक ही क्वेश्चन दे दें 6 नंबर का, या 3 3 नंबर के 3 क्वेश्चन दे, 2 क्वेश्चन दे दें। कुछ महारथी ऑथर्स हैं, उन्होंने क्या कर दिया, 1 1 मार्क के 12 क्वेश्चन देने शुरू कर दिए। वो नहीं होना पैटर्न, वो पैटर्न नहीं है, उन्होंने दे दिया लेकिन उसको। लेकिन क्या करें, रेशो में भी आपके पास क्या आ सकता है, जैसे बोल दिया जाए कि भाई 2 सेगमेंट दे दिया आपको, सेगमेंट्स। भाई एक सेगमेंट में नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो निकाल के कंपैरिजन करना होता है कौन सा सेगमेंट अच्छा है। आपने प्रोजेक्ट बनाया होगा ना सेगमेंट पे, वैसा वाला। कैश फ्लो में इन्वेस्टिंग ऑपरेटिंग, या तो बोल देंगे इन्वेस्टिंग कैलकुलेट करो, या बोल देंगे ऑपरेटिंग करो, ये छोटे छोटे क्वेश्चन करो ना जो ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग वाले, वो वाले क्वेश्चंस। ठीक है। एनीवे, हम शुरुआत करेंगे एक बड़े क्वेश्चन के साथ, फिर हम छोटे छोटे क्वेश्चंस और बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं उस पर भी लेके चलेंगे। ठीक है। इससे पहले आई रिक्वेस्ट यू कि आप लोग अगर ऑनलाइन लॉग इन कर पाए तो आपको स्क्रीन पर दिखेगा, क्योंकि आई डोंट हैव अ हार्ड कॉपी राइट नाउ टू शो यू। अगर आप कर पाए अपने फोन के थ्रू लॉग इन तो, या कोई पड़ोसी कर ले, अड़ोस पड़ोस को देख लें। ठीक। तो आप देखेंगे कि किस तरह से बोर्ड में जो पोजीशन, बोर्ड में जो पेपर है वो उस तरह का आता है, वो मैं आपके सामने यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, बोर्ड वाला पेपर। और बोर्ड वाले पेपर के अंदर जो कैश फ्लो का क्वेश्चन आया वो किस तरह का आया, दैट आई एम शेयरिंग विद यू। क्या स्क्रीन पर सबको दिख रहा है जो मैं शेयर करने जा रहा हूँ, दिख रहा है? ये देखिए, इज इट विजिबल? ये विजिबल है किसी को? यस सर। इज इट विजिबल? ये यस देखिए। सर। हाँ जी, यस ये है सर। जी। क्या लिखा हुआ है, सैंपल क्वेश्चन पेपर है 2022-23 का, सब्जेक्ट अकाउंटेंसी, क्लास 80 मार्क्स का। ठीक है। इस क्वेश्चन में 34 क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन कंपलसरी हैं। ए और बी पार्ट करके हैं, दो हैं। पार्ट ए कंपलसरी है, पार्ट बी के 2 ऑप्शन है, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का आप एक क्वेश्चन कर सकते हो, जरा इसके दिखाता हूँ, अभी बिना पढ़े कर सकते हो आप। बोलेंगे अच्छा जी ऐसा भी है? हाँ मैं दिखाता हूँ आपको, देखो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में मैं चल रहा हूँ लास्ट में, सबसे लास्ट में क्वेश्चन दिखेगा आपको। पढ़िए जरा क्या लिखा है, डिस्क्राइब 2 बेसिक मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन डिफरेंशिएटिंग बिटवीन बोथ द मेथड्स। 6 नंबर का क्वेश्चन। ये तो बचपन याद आ गया, कितने खुश हो रहे हैं बच्चे, है ना? हाँ हाँ। पर मैंने बताया ना कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है, इसमें कंप्यूटर के पर्सपेक्टिव से आपको बताना है दोनों मेथड का डिफरेंस। तो बच्चे देखते हैं यार 6 नंबर है यार, मजा आ गया, कैश फ्लो बनाएंगे, 6 नंबर की थ्योरी रह गई। ठीक है। डेस्कटॉप एंड सर्वर डेटाबेस में डिफरेंस देखिए रहा, स्टेट एनी 3 रिक्वायरमेंट्स विच वुड बी कंसिडर बिफोर मेकिंग इन्वेस्टिंग डिसीजन टू चूज बिटवीन डेस्कटॉप डेटाबेस एंड सर्वर डेटाबेस। ये तो बड़ा जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है। 3 नंबर ये हो गए, 6 और 3 9, तो यही हो गए। 20 नंबर का कुल पार्ट होता है। तो कहा रेशो में रगड़ते रहे, कैश फ्लो के क्वेश्चन में रगड़ते रहे, इससे बड़ी यही ना कर लें। नहीं करना लेकिन आपने ये नहीं है आपका। हाउएवर इफ यू अटेम्प्ट दिस, मैं एक बार बता दूं आपको, वैसे ये तो गलत एडवाइस होगी, पर मान ले किसी बच्चे की हालत बहुत ज्यादा खराब है, उसको सेकंड बुक में से कुछ नहीं आ रहा, इस तरफ भी नजर मार लेना। अगर आपने ये भी अटेम्प्ट कर दिया तो एग्जामिनर चेक करेगा, इसे इंस्ट्रक्शन पे एग्जामिनर उसे वो दोनों पार्ट चेक करेगा, जो ज्यादा वाला होगा उसे रख लेगा। तो ये उन बच्चों के लिए होते हैं जो कि फेल हो रहे होते हैं, है ना? देहाती भाषा में कहते हैं फेल हो गया मैं तो। आई डोंट फील कि आप में से कोई फेल हो रहा होगा, है ना? आप तो जाके फैल जाना, आ भाई कैसा क्वेश्चन देना है, आई एम रेडी टू हैंडल यू आउट। ठीक है। कितनी खुशी मिलती है ना, एक बिल्कुल अनजानी चीज। यू आर नॉट सपोज टू अटेम्प्ट दिस, इसको करने से आपके कभी भी 100 नहीं आ पाएंगे, है ना? ये कंप्यूटर अकाउंटिंग अलग तरह से चलती है। ठीक है, तो ये नहीं करना आपने। ये कौन सा पार्ट दिख रहा है आपको, देख रहे हैं ना, पार्ट बी। और कई फिर बच्चे बोलते हैं कि सर जी पेपर तो 120 नंबर का हो गया, मतलब 100 नंबर का हो गया। अब 80 और 20 ये जोड़ देगा तो 100 नंबर का पेपर बनेगा। बोला ना उसने इंस्ट्रक्शन में कि आपको पार्ट ए और पार्ट बी में से कोई एक चुनना है ना? तो अगर पढ़ाई और सहेली में से कुछ चुनना तो क्या चुनोगे अभी? अथर्व कहता है सहेली चुनूंगा। पढ़ाई तो हो जाएगी, सहेली चली गई तो कहाँ से आएगी? है? सही कहा था ना? पढ़ाई चुनेगा, अच्छा तो पढ़ाई को सहेली या सहेला बना लीजिए, उसके साथ कर लीजिए, कुछ मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, थोड़ा दिल पे पत्थर रखना पड़ेगा और किडनी को हिलाना डुलाना पड़ेगा।
अच्छा जी। तो क्वेश्चन 1 से लेकर 16 तक, और 27 से 1 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के, 6 इंटरनल चॉइस भी दे रखी है आपके सामने, ठीक है। मैं दिखाता हूं आपको कि पार्ट बी में किस तरह के क्वेश्चंस आपके सैंपल पेपर ने आपको सजेस्ट करें, और उनमें से बहुत क्वेश्चन का आप जवाब दे पाएंगे। क्योंकि जब भी मैं कोई चैप्टर शुरू कराऊंगा ना, पहले इस पार्ट को तो आपके सामने शो करूंगा, क्योंकि सैंपल पेपर तो बोल रहा है ना मैं, ऐसा पेपर आएगा। जैसे देखिए जरा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन सर्टेन बेसिक अजम्पशंस। कौन सी अजम्पशंस होती हैं भाई, बताइए मुझे वो। प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट के हिसाब से बनते हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनते हैं, पोस्टुलेट्स या बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, किसके हिसाब से बनते होंगे बताइए। क्या? हाँ, सी। सी क्या है? पोस्टुलेट्स नया नया क्वेश्चन घूम रहा है मार्केट में आज के लिए, और ये एनसीईआरटी से उठाया हुआ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोस्टुलेट्स? क्या होता होगा देखिए जरा, कोई बताएगा मुझे पोस्टुलेट्स किसको बोलते होंगे? हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं नहीं, इसका इसका मार्किंग सीम है भाई, इसकी मार्किंग सीम भी आई हुई है। क्या स्क्रीन पर दिख रहा होगा आप लोगों को, जो मैं स्क्रीन देख रहा हूँ? बोलो। हेलो, ऑनलाइन यस वालों सर। को। जो यस मैं सर। मार्किंग सीम घुमा रहा हूँ दिख रही है ना? तो शांति रखिएगा, यस सर। ठीक है। ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा मार्किंग सीम। ना ना, जानने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 ना, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27। हाँ, क्वेश्चन। क्या चीज, क्या चीज? हाँ, एक ही आंसर गिवन है। हाँ हाँ, तो देखिए ना किसका आंसर है, ये स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। ये इसका मार्किंग सीम है, देख रहे हैं? 27 में सी। प्रोप्राइटरी रेशियो लिखा हुआ आपके सामने। होल्ड करिए, होल्ड करिए, मैं बताता हूं, रुक जाइए। परेशान मत हो यार, परेशान, अरे भैया परेशान मत हो, ठीक है। आप जब एनसीईआरटी को खोल के देखेंगे, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा, जब लोगों ने सैंपल पेपर देखना शुरू करा तब पता चलना आया यहाँ पर, ठीक है। पॉस्टुलेट्स, अ स्टेटमेंट दैट इज बिलीव टू बी एक्सेप्टेड टू ट्रू, दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ द थ्योरी। किसी न किसी थ्योरेटिकल बेस के हिसाब से इसको लेके चलते हैं। हाँ जी। शेयर, अभी स्क्रीन शेयर नहीं कर रहा मैं, अभी तो मैं आपके सामने वही वाला पार्ट लेके चल रहा हूँ। अब मुझे बताइए कि, हाँ जी, इसमें, अब बताइए मुझे, प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो होता है, नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड, क्या प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट के हिसाब से चलते हैं, या बेसिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से चलते हैं, या बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के हिसाब से चलते हैं, प्री रिक्विजिट्स, या पोस्टुलेट्स, कोई ना कोई थ्योरी प्रिंसिपल्स के बेस पर चलते हैं? बेटा आपको बताया था ना कि पहले अकाउंटिंग की अजम्पशंस बनती हैं, फिर उनसे क्या बनते हैं, प्रिंसिपल्स बनते हैं, फिर प्रिंसिपल से क्या बनते हैं, स्टैंडर्ड बनते हैं। स्टैंडर्ड तो बहुत ज्यादा डिफाइंड फॉर्म होती है। क्या? स्टैंडर्ड्स अकाउंटिंग का बेसिस हो गया, वो एक्रूअल बेसिस है, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वो। और प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, किस, उसकी प्री रिक्विजिट्स क्या होती है? कोई ना कोई पॉस्टुलेट्स, एक बड़ी कॉमन कॉमन और कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है विच सेज, क्या, थ्योरेटिकल बेस ऑफ एनीथिंग। थ्योरेटिकल बेस वाला पार्ट यहाँ पर बनेगा उसका। तो अभी एनसीईआरटी को खोल के देखते हैं जरा, कोई बच्चे एक बार एनसीईआरटी खोले फटाफट से, क्योंकि इसका इसका क्लैरिटी लेके आते हैं, रुक जाइए, अभी आपके सामने एनसीईआरटी खोल के दिखा रहा हूँ आपको। लेट अस मेक इट वेरी क्लियर, क्योंकि, कोई बात नहीं। एनसीईआरटी बेटा, टीएस ग्रेवाल नहीं। देखिए मैं दिखा रहा हूँ आपको, होल्ड करिएगा। लाया एनसीईआरटी क्या? देखिएगा, रुक जाइए। एनसीईआरटी का जो पार्ट 2 है, आई एम जस्ट ओपनिंग दैट, उसमें दिखेगा आपको। नहीं, चैप्टर 1 दिखा, नहीं दिखा? चैप्टर 1 में दिख रहा है? अरे बेटा शांति, परेशान मत हो। ये तो इतना ज्यादा दिल पे लेगी बात को।
देखिए, चैप्टर 1 मैंने अपने पास डाउनलोड कर लिया है। आई एम जस्ट ओपनिंग दैट फॉर यू। ग्रेवाल नहीं निकालो भैया, एनसीईआरटी देखो। ये देखिए, इसीलिए बोला था। देखिए, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दिख रहा है? आओ जी देखें जरा, ध्यान से देखना जरा। ओ सॉरी, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल आ गया था। क्या गड़बड़ कर दी यार। मतलब जो एनसीईआरटी में ना शेयर कैपिटल से बुक शुरू होती है वैसे, बट डोंट वरी, आई जस्ट फाइंड आउट। रुक जाइए। कैन यू सी दैट? दिख रहा है अब आपके सामने? दे आर प्रिपेयर्ड फॉलोइंग अकाउंटिंग पॉलिसीज, ठीक है, कंसिस्टेंटली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड इन द कंपनीज एक्ट एंड अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, प्रिंसिपल्स, प्रोसीजर्स एंड ऑल्सो द लीगल एनवायरमेंट इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स। बोलिए भाई, क्या दिख रहा है आपको? बिल्कुल शुरू शुरू में आ गया ना सबसे पहला, कि क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू प्रिपेयर इंक्लूडिंग देयर कंटेंट्स, फॉर्मेट, यूजेस एंड limitations, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। दे आर प्रिपेयर्ड, क्या फॉलो करके बनाए जाते हैं वो? अकाउंटिंग पॉलिसीज, कंसिस्टेंटली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड इन द कंपनीज एक्ट, वो भी आ गया, एंड अकाउंटिंग कंसेप्ट, प्रिंसिपल, प्रोसीजर्स, दीज स्टेटमेंट्स आर द आउटकम। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन में जो भी चीज दे रखी है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात करता है, कंपनीज एक्ट की बात करता है, और क्या बात करता है वो? अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स की बात कर रहा था ना शायद। हाँ, हाँ, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की भी बात कर रहा था, उसको लेके चल रहा था। तो ये सारी की सारी चीजें निकल कर आती हैं, ठीक है। और पोस्टुलेट्स का मतलब क्या हुआ फिर? बताइए भाई। हाँ, जरा गूगल पे सर्च करके देखिए क्या किसको कहते हैं पोस्टुलेट्स। ये देखिए, आपके सामने स्क्रीन खुल रही है, दिख रहा है स्क्रीन पर? दिख रहा है कुछ? अरे दिखा सामने, यस सर। लिखा है postulates. Financial statements are prepared on certain basic assumptions, prerequisites known as postulates, going concern postulates, money measurement postulates, realization postulates. समझ रहे हो? ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स थे, मैंने पता है ये किताबें जो लिखते हैं वो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लिखते हैं। और पोस्टुलेट एक बहुत ही बड़ा और ब्रॉड शब्द है। तो दिख रहा है? अगर थ्योरी में कोई क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया तो समझ लेना आपका एनसीईआरटी का ज्ञान अधूरा है। किताब दिखा दीजिए, पढ़ो भैया, एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ो, और क्या बोल रहा हूँ मैं आपसे। क्लियर है? समझ में आया पोस्टुलेट शब्द कहां से निकल कर आया, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों लोगों को? देख लिया? सो सो एसेट्स आर शोन इन हिस्टोरिकल बेस्ड मनी मेजरमेंट पोस्टुलेट्स। अगर मतलब ये सारे के सारे वही हैं पोस्टुलेट्स, मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पर बेस बनाए जाते हैं। ठीक है, और इधर भी देख लें जरा, कि रिकॉर्डेड फैक्ट्स होते हैं, अकाउंटिंग कन्वेंशंस होती हैं, पोस्टुलेट्स होते हैं इसके बारे में, और पर्सनल जजमेंट की बात कर रहे हैं ये लोग। ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये सब ऑब्जेक्टिव जितने भी आपके पास दिख रहे हैं एनसीईआरटी में, सब देखना है आप लोगों ने। चैप्टर चैप्टर करके डाउनलोड कर रहे हो, और पढ़ने में क्या देर लगती है? मुश्किल काम है। सोर्स दिखा दिया आपको मैंने, इसी से निकल कर आना है। ठीक है। अच्छा, पिछली बार एक, क्या सीबीएसई की वेबसाइट है? एनसीईआरटी की वेबसाइट से उठाया चैप्टर भाई। सोर्स दिखा देता हूँ तुम्हें कैसे करते हैं, देखो, सुनो। कोई बात नहीं, नहीं नहीं, वेबसाइट ही में लेके चल रहा हूँ, देखिए, अब देखिए जरा, सोर्स देख लीजिए आप। ये देखिए, इज इट विजिबल? दिख रहा है आपको सामने? ncrt.nic.in। अगर आप ऐसे जाएंगे, देखो आपके सामने दिखा रहा हूँ कहाँ से रुकना है। ये देखिए, वापस चले गए, थोड़ा और वापस चले गए, थोड़ा और वापस चले गए। ये मैंने यहाँ पर एनसीईआरटी को सिलेक्ट करा, क्लिक। देख रहे हैं ना? टेक्स्ट बुक आ गया सीधा सीधा। टेक्स्ट बुक को क्लिक कर दिया, ये बन जाएगा यहाँ पर। क्लास सेलेक्ट कर ली मैंने, 12th, 11th भी कर सकते हो, बचपन में जाना है तो। और ऊपर अकाउंटेंसी सेलेक्ट कर लिया। अकाउंटिंग में बुक का टाइटल आ जाता है, अकाउंटेंसी पार्ट 1 और पार्ट 2। तुम्हें हिंदी में चाहिए तो हिंदी में भी दिखेगा, और उर्दू में चाहिए और कंप्यूटर अकाउंटिंग जो चाह रहे थे ना वो भी मिलेगी। ठीक है, अकाउंटेंसी पार्ट 2 खोल दिया मैंने। फिर गो पे चले गए, और आपके सामने चैप्टर आ जाएंगे। इनमें से चैप्टर नंबर 6, जो चैप्टर नंबर 6, ये हमारा कौन सा है? देखिए, चैप्टर नंबर 6 हमारे पास है क्या? कैश फ्लो स्टेटमेंट का। ठीक है, इसको मैं डाउनलोड पे डाल रहा हूँ यहाँ पर। और ये देखिए, चैप्टर नंबर 6 दिखा जी आपको?
हमारा तो चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट ही है ना। अब मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट खोल दिया आपके सामने, जो मैं कर रहा हूँ स्क्रीन पे विजिबल है? नहीं। तो भाई बैठ जा, बोधू किसी के साथ आके बैठ जा। जरूरी जिंदगी में अकेला रहना है? दूर से कह रहा है मेरे पास कुछ नहीं है। बैठ जाओ, दो दो लोग फोन लेके बैठे हैं तुम्हारे सामने। इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू नाउ? या वहीं अटकी पड़ी है अभी गाड़ी? नहीं, वहीं अटका हुआ स्क्रीन। अच्छा रुक जाइए। नहीं नहीं नहीं, मैंने कैश फ्लो स्टेटमेंट खोल दिया ना। कोई बात नहीं, रुक जाइए। अब देखिए स्क्रीन बदल रही है? अभी भी नहीं बदल रही? कोई बात नहीं, देख लेते हैं। अब देखिए, अब बदली स्क्रीन। क्या दिखा? कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है जी। तो क्योंकि आपने बोला ना थ्योरी कैसे देख लें, तो चलो रिवीजन से पहले मैं फटाफट से उसकी थ्योरी का पार्ट भी देख लेते हैं, क्या पता चला कैश फ्लो में कुछ ऐसी चीज आ जाए जो हमने ना पढ़ रखी हो। यहाँ आपके सामने बिल्कुल कैश फ्लो की बेसिक बेसिक डेफिनेशन इंफॉर्मेशन आई है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज आर प्रिपेयर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब्ड इन कंपनीज एक्ट 2013। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाई करते हैं सेक्शन 133 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2006 दैट इट इज मैंडेटरी इन नेचर। ठीक है, ये ऑल्सो स्पेसिफाई करता है कि कौन कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको यूज करने हैं। और देखिए यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिफाइंड इन कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 240 एंड इंक्लूड्स कैश फ्लो स्टेटमेंट एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 AS3 बोलते हैं उसको। कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करते हैं, और जब भी हम बोलेंगे ना AS3, तो AS3 रिवाइज बोलेंगे। ठीक है जी। ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट ये भी देख लीजिए भाई, क्योंकि थ्योरी में क्वेश्चन बन सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये बोल सकता है आपसे यहाँ पर। तो क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट टू प्रोवाइड यूजफुल information about cash flows, inflows and outflows and enterprises during a particular period for various heads: operating, investing and financing. This information is user providing with the basis of assess ability of enterprise to generate cash or cash equivalent, and the need of the enterprise to utilize those cash flows. Economic decisions that are taken on the basis by users to require evaluation of the ability of an enterprise to generate cash or cash equivalent, and the timing and certainty of their generation. तो बेसिकली दो ही ऑब्जेक्टिव आपके पास बनते हैं, एक तो अलग अलग हेडिंग में, और दूसरा कि इकोनॉमिक डिसीजन लेने में कि आप इस कंपनी में पैसा लगाएं या ना लगाएं, उसका फैसला लेने में टाइमली। ठीक है जी। और आगे चलें। बेनिफिट क्या है आपके पास? एनसीईआरटी क्या करता है ना, हेडिंग्स नहीं देता, लेकिन आपको हेडिंग्स पे ध्यान देना है। क्या होता है कि इसके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर और इसकी एबिलिटी टू जनरेट कैश फ्लो उस पर हेल्प करता है। ये useful in assessing the ability of enterprise to generate cash and cash equivalent, and enables users to develop models to assess compare present value of the future cash flows in different enterprises. और ये कंपेरेबिलिटी आसान बनाता है आपकी। पिछले साल आपका ऑपरेटिंग कैश फ्लो कितना था, इस साल ऑपरेटिंग कैश फ्लो कितना है। आपको कैश फ्लो पे एक प्रोजेक्ट बनाने के लिए आया होगा ना, क्या करना है उसमें? आपको किसी कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस लेना, बैलेंस शीट लेनी है, और कैश फ्लो बने बनाए को आपको क्या बोला है, उतार देना है। आपके स्कूल ने बोला होगा एक ही साल का, मैंने अपने स्कूल में बोला है कि भाई हम 2 साल का कैश फ्लो को लिख देंगे, हाथ से लिख दीजिए उसको, और उसके बाद क्या करिए, उसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन वो भी करिए आप। एक साल का ऑपरेटिंग, 2 साल का ऑपरेटिंग कंपेयर करिए ना, फिर एक साल का इन्वेस्टिंग, 2 साल का इन्वेस्टिंग, फिर एक साल का फाइनेंसिंग, और फिर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का कंपैरिजन करके देखिए, और उसके बाद फिर आप अपने कंक्लूजन ड्रॉ करिए। भाई अगर ऑपरेटिंग इंक्लूड, अगर ऑपरेटिंग बढ़ या घट रही होंगी, तो कोई ना कोई कंपोनेंट तो होगा ना उसका, एंड यू कैन इजीली कमेंट ऑन दैट, और वो खत्म हो जाता है। ये बोल रहा है क्या, ऑल्सो हेल्प्स इन बैलेंसिंग इट्स कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होते हैं? एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी लाइन आपके सामने आ रही है क्या, ये यहाँ देखिए। क्या ये सब मैंने आपको नोट्स में बना के दे रखा है, देख रहे हैं? ये देखिए ये वाली दिख रहा होगा स्क्रीन पे, मैंने हाईलाइट करा है। कैश इन हैंड, डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक, कैश इक्विवेलेंट्स मींस short term highly liquid investments that are readily convertible into known amount of cash and which are subject to insignificant risk in change in value। बिल्कुल ये डेफिनेशन अगर आप लिख लेते हैं कि दे आर सब्जेक्ट टू चेंज, दे आर सब्जेक्ट टू इनसिग्निफिकेंट रिस्क एंड दे आर हाईली लिक्विड, तभी आपको नंबर मिलेंगे, वरना मैंने बोला ना पिछली बार के पेपर में कैश इक्विवेलेंट की डेफिनेशन आ गई थी एनुअल एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव वाले में, और वही डेफिनेशन लोगों ने गलत लिखी। उन्होंने बोला कैश इन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट द बैंक, ये नहीं बोला दे आर सब्जेक्ट टू चेंज इन इनसिग्निफिकेंट रिस्क, वो नहीं बोली।
तो कैश इक्विवेलेंट पूरा नहीं है उस डेफिनेशन के बिना। दिख रहा है आपके सामने, एनसीईआरटी से उठाया हुआ है, ठीक है। ये भी लिखा हुआ है, इन्वेस्टमेंट इन शेयर एक्सक्लूडिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अनलेस देयर आर सब्सटेंशियल कैश इक्विवेलेंट, फॉर एग्जांपल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ कंपनी एक्वायर्ड शॉर्टली बिफोर देयर स्पेसिफिक रिडम्पशन, तो उसे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की कैटेगरी में। देयर इज ओनली सिग्निफिकेंट रिस्क इन फेलियर ऑफ द कंपनी टू रिपे द मेच्योरिटी। तो मतलब कुल मिलाकर आपको एग्जांपल से बताना चाह रहा है कि अगर आप उसे कैश में कन्वर्ट कर पाते हैं और अगर उसके कन्वर्जन में कोई रिस्क नहीं है तब आप उसे कैश इक्विवेलेंट बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। और हमने ये भी बताया था कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के बीच में जो मूवमेंट होती है उसे कैश फ्लो नहीं बोलते हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ कैश मैनेजमेंट। आगे डेफिनेशन आपके सामने आ रही है ना, कैश फ्लोज क्या होता है, लिखा है क्या, कैश इन एंड कैश आउट ड्यू टू सम नॉन कैश आइटम्स, receipts of cash from a non cash item turned cash inflow and cash payment in respect to item कहलाती है कैश आउटफ्लो। मैंने पिछली बार भी आपको बताया था क्या, अगर आप देखेंगे यहाँ पर, कि अगर आपके पास ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हैं ये, और यहाँ आपके पास करंट लायबिलिटीज ये हैं आपके पास, यहाँ नॉन करंट असेट्स हैं और यहाँ क्या करंट असेट्स हैं, ये आपके पास है। तो जब हम बोल रहे हैं कैश इक्विवेलेंट, किसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड कर रहे हैं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डिमांड डिपॉजिट्स विद द बैंक, है ना, ये सब चीजें इंक्लूड कर रहे हैं। अगर मैं बैंक में पैसा जमा कराऊंगा तो क्या कैश फ्लो कहलाएगा मेरा, नहीं कहलाएगा। बैंक से पैसा विड्रॉ करूंगा, नहीं कहलाएगा। मार्केटेबल सिक्योरिटीज शॉर्ट टर्म अगर मैं बेच देता हूं तो वो कैश इक्विवेलेंट है, ठीक है। उसको प्रॉफिट में बेचा, लॉस में बेचा, जो भी बेचा वो भी किसका पार्ट बनेगा, कैश इक्विवेलेंट का ही पार्ट बनेगा। तो उसको कैश फ्लो नहीं बोलेंगे। कैश फ्लो कब होता है, अच्छा सुनो, अगर हमने क्या कर दिया, क्रेडिटर को मतलब क्रेडिटर को क्या दे दिया, बीपी एंडोर्स कर दिया, तो भी कैश फ्लो नहीं है, ठीक है। डेटर के बदले में बीआर एक्सेप्ट कर लिया डेटर ने, नो कैश फ्लो, ठीक है। शेयर के बदले में बिल्डिंग खरीद ली, या बिल्डिंग के बदले में शेयर इशू कर दिए, बिल्डिंग के बदले में डिबेंचर इशू कर दिए, हो गया ना नॉन करंट का और करंट का ये कंपेरिजन, दिस इज नॉट अ कैश फ्लो। बोनस शेयर इशू कर दिए, नॉट अ कैश फ्लो। कैश फ्लो कब होगा, जब तीर ऐसे चलेंगे तब होगा कैश फ्लो। एक आइटम कैश होगा और एक नॉन कैश आइटम होगा, कैसे मतलब, तब जाके हम बोलेंगे कैश फ्लो माना जाएगा क्या, कि हमने बिल्डिंग खरीद ली बदले में पैसा दे दिया, हमने शेयर इशू कर दिया, डिबेंचर इशू कर दिया, बदले में पैसे ले लिए, ठीक है। या हमने किसी कंपनी के शेयर डिबेंचर, हाउएवर दैट विल बी इन्वेस्टिंग ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग, वो तो बात की बात है, लेकिन कैश फ्लो कहलाएगा, ध्यान रखेंगे इस चीज का। नहीं, इसी में तो फंसते हैं, पहले क्वेश्चन में फंस गए, पॉस्टुलेट्स में, पढ़ी नहीं थ्योरी, और बड़ा बड़ा पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन पिछली बार आया था, स्टैंप एक्ट, नहीं, नहीं आया, नहीं पढ़ा, ओ, पार्टनरशिप से रिलेट, चलो मैं आऊंगा जब स्टैंप एक्ट मैं जब उसका रिवीजन करूंगा तब मैं उसके बारे में बताऊंगा डिटेल में आपको, ठीक है। तो एनसीईआरटी के अंदर से ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चंस निकाले जाते हैं, सीयूईटी के अंदर तो डेफिनेटली आएंगे, इसीलिए बोला है कि अगर अभी से ही एनसीईआरटी को पढ़ लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एनसीईआरटी तो पढ़नी पढ़नी है। जैसी इस एग्जाम के खत्म होने के बाद अगर मान लो हम लोग मतलब सीयूटी की तैयारी शुरू करते हैं तो वी हैव टू फोकस मोर एंड मोर ऑन एनसीईआरटी एंड देन आप प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस वो कर सकते हैं उसको आराम से, पर डिपेंड करता है कि आप लोग कैसे करते हैं। आप में से कितने लोग यहाँ बैठ के हिंदुस्तान में एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कितने लोग आप इंडिया के लिए, फॉर इंडिया। तुम कनाडा जाओगे, तो भाई हाथ तो तुम्हारा बड़ा आराम से उठ रहा है, नो 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 नो, माय दद्दू इज इन ऑस्ट्रेलिया, आई विल गो देयर। सब लोग हो यहाँ पर, सब लोग सीयूटी लिखोगे, तुम नहीं, हाँ लिखोगे तो सही ना, ठीक है। आओ जल्दी से आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। और कुछ लोग सोचते हैं ना कि हम पीछे बैठ के कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, शायद क्या नया दिखेगा आज। हाँ, तो मैंने तुम्हें ये बोला इसलिए तुम दूसरों के ज्ञान पे थोड़ा भरोसा कर लिया करो। अभी भी प्रैक्टिकल में तुम्हें कई सारी चीजें, ऐसे मैंने कहा था ना कि मैं रिवीजन में वो चीजें कराऊंगा जो मैंने पहले नहीं कराई थी, ठीक है। एक अलग होराइजन को टच करने की कोशिश करेंगे। तो कैश फ्लो के बारे में आ गया। अच्छा, कैश मैनेजमेंट इंक्लूड्स एक्सेस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, परचेज ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटी, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट व्हिच कॉन्स्टिट्यूट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नॉट कंसीडर्ड, क्या लिखा है आपके सामने, लिखा है एक लाइन नीचे देखो, ये वाली लाइन क्या बोलता है ये, इसको क्या बोल रहे हैं हम लोग, इसको हम कैश फ्लो इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ठीक है। थोड़ा और आगे चलते हैं।
क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 क्लासिफिक 3 एक्टिविटी करता है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग। और उनको इनफ्लो या यूज्ड बोल के हम कर सकते हैं, नेगेटिव हो गया तो यूज होगा, वैसे इनफ्लो कहलाता है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी, भैया देख लो, टीएस ग्रेवाल क्या कहता है, डीके गोयल क्या कहता है, वासन क्या कहता है, सुभाष जी क्या कहता है, या कोई और अथर क्या कहता है, सब एक तरफ है। एनसीईआरटी सबका बाप है, जो वो कहता है उसको फॉलो करना है। अगर वो कहता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ये इंक्लूड होती है और एनसीईआरटी में लिखी है, तो वो इंक्लूड माननी पड़ेगी आपको। ठीक है। पेपर बनाते समय हमें जो प्रेस्क्राइब मटेरियल दिया जाता है, अरे इट इज गोइंग ऑन रिकॉर्डिंग, ओफ, नहीं, ऐसे ही सीबीएसई की जो ऑफिशियल किताब है वो एनसीईआरटी है। अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आएगा, मैं बहुत सालों तक सीबीएसई की मार्किंग स्कीम कमेटी का बिजनेस स्टडीज अकाउंटेंसी का मेंबर रहा, करीब 2004 5 6 7 कंटिन्यूसली। उसके बाद बहुत हेक्टिक हो गया, फिर हट गया। तो हमारे सामने एनसीईआरटी की किताबें होती हैं और बाकी औसत की किताबें भी होती हैं। अगर हमें किसी पॉइंट में कोई डाउट कुछ भी होगा, हम एनसीईआरटी को उठाते हैं, उस पॉइंट को लिखते हैं। अगर वो एनसीईआरटी के अंदर कवर नहीं है, तब हम अपना विजडम लगाते हैं। और वो विजडम हम भी नहीं लगाएंगे, पेपर सेटर का विजडम यूज करेंगे। उसका क्या था आस्पेक्ट, वो क्या चाहता था, अल्टीमेट से उसकी होती है। ठीक है। पेपर का जो मार्किंग स्कीम बनती है, उसको डिसाइड करने के लिए कम से कम 15-16 लोग बैठते हैं और डिसाइड करते हैं, और रिगरसली 2 या 3 दिन तक काम करके एक एक क्वेश्चन के एक एक पॉइंट को डिस्कस करके, और तब फाइनल प्रिंट छपते हैं, और तब जाके वो पूरे देश में बढ़ते हैं। चलो अभी पेपर की चेकिंग करी जाए। तो इतना रिगरस प्रोसेस होता है। तो और एनसीईआरटी सबके लिए क्या है, बाइबल है, उसके अगेंस्ट वो जाता ही नहीं, कोई कोई भी नहीं जाएगा उसके अगेंस्ट। चलिए आगे देखें जरा। ये क्या कहता है कि मैन्युफैक्चरिंग गारमेंट है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी प्रोक्योरमेंट रॉ मटेरियल, इन अकरेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, सेल और गारमेंट। ठीक है, दीज आर प्रिंसिपल रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटी और मेन एक्टिविटीज। ठीक है जी। इसके कैश फ्लो ऑपरेशन में क्या होगा, क्या क्या होगा इसके अंदर, इंटरनल सॉल्वेंसी लेवल ऑफ अ कंपनी की इंडिकेटर कहलाएगी। ठीक है। और आगे चलें जरा थोड़ा सा। Cash flow from operating activities are primarily derived from the main activities of the enterprises. They generally results the transactions and other events that enter into determination of net profit or net loss. For example of cash flow from, अब देखो जरा, ये दिख रहे हैं ना एनसीईआरटी के कैश फ्लो, इनको जरा ध्यान से देख लेना तुम, ये इनमें क्वेश्चन घूमेंगे आपके। तुम जितना मर्जी पढ़ लो, मैंने आपको 20 20 25 25 एक्टिविटी ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग की, फाइनेंसिंग की दिखा रखी है। उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है। रिसिप्ट में क्या बोला, सेल ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग सर्विसेज, कैश रिसीव फ्रॉम रॉयल्टीज, फीस, कमीशंस एंड अदर रेवेन्यूज। अगर आप ट्रेडिंग फर्म है, तो आप ट्रेड करने का कमीशन लेते होंगे ना, वो कमीशन, वो आपका ऑपरेटिंग कहलाता है। ठीक है। और आउटफ्लो क्या क्या कहलाएगा ये, पेमेंट ऑफ सप्लायर्स, गुड्स एंड सर्विसेज, कैश पेमेंट एंड ऑन बिहाफ ऑफ एम्प्लॉइज, कैश पेमेंट टू इंश्योरेंस एंटरप्राइजेस फॉर प्रीमियम्स एंड क्लेम्स। आपने देखा होगा नोट्स में कवर करी हो सारी की सारी चीजें। ठीक है। मतलब कोई भी ऑथर अगर बोलेगा कि भाई हाँ हमारी चीज स्टैंडर्ड है या नहीं है, तो बोलेगा भाई एनसीईआरटी की चीज इसमें कवर है ना, जैसे मैं पूछ रहा हूँ, है ना, वैसे ही। ठीक है। कैश पेमेंट्स ऑफ इनकम टैक्स अनलेस दे कैन बी सिग्निफिकेंटली आइडेंटिफाई विद फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है विच इज नॉट रिलेटिंग टू दिस, जरा समझिएगा। अब बाकी लोग क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं। इश्यू ऑफ शेयर्स में हमने बैलेंस शीट पढ़ाई थी, आपको पढ़ाई थी, और मैंने बताया था कि फोरफिटेड शेयर्स जो होता है, क्योंकि रेलेवेंट आ गया मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ, और स्कूल में तो मैं नहीं बता पाया ये बात। फोरफिटेड शेयर्स को कैसे शो करते थे, याद है, अगर सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप की कैटेगरी बनती है, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी नहीं बनती, तो उसके अंदर जोड़ के दिखा देते थे। अगर सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप की कैटेगरी बनती, तो उसके अंदर जोड़ के दिखाते हैं। बट ट्रीटमेंट इज नॉट दैट। ट्रीटमेंट क्या है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप की अलग कैटेगरी बनेगी, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप की अलग कैटेगरी बनेगी, और फोरफिटेड शेयर की कैटेगरी अलग बनेगी। एनसीईआरटी में ये है, क्लियर है। तो मैंने जब उस ट्रीटमेंट को देखा, तो मैंने एनसीईआरटी को नहीं रेफर करा था, लेकिन बीच में अभी आई वाज प्रिपेयरिंग वन पेपर, तब देन आई हैव गॉन थ्रू एनसीईआरटी। तो झटका लगा यार, बच्चों को तो बताया नहीं ये बात। ठीक है। क्या है ट्रीटमेंट, फोरफिटेड शेयर्स को कहाँ शो करेंगे, सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंदर पहले आएगा सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप, और उसके बाद तीसरी कैटेगरी आ जाएगी क्या, फोरफिटेड शेयर्स की आ जाएगी। ठीक है। मैं अभी आपको एक बार दिखाई देता हूँ, दैट विल बी बेटर। हाँ, शेयर कैपिटल वाला पार्ट था ना हमारा, इश्यू ऑफ शेयर्स में।
होल्ड करिए जरा। हाँ जी, इसको देख लेते हैं, क्योंकि कैश फ्लो के रिवीजन में अगर ये पार्ट आ ही गया तो फिर हम उसको देख लेते हैं। क्या स्क्रीन पर दिख रहा है आपको अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल ऑनलाइन वालों? इज इट विजिबल? यस सर। चलिए देखें जरा। बैलेंस शीट का पार्ट दिखता है आपकी स्क्रीन पर अभी, दैट आई एम गोइंग टू शो। हाँ ये देखिए, दिख रहा है ऑथराइज शेयर कैपिटल। ये देखो चार्ट दिख रहा है आपके सामने। ऑथराइज है, इशूड है, अनइशूड है, सब्सक्राइब्ड है फुली पेड है, सब्सक्राइब्ड नॉट फुली पेड है। दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा? नहीं कैसे बोल रहा है? देखो, नहीं दिख रहा। अबे अपने फोन पे देख लो ना। कुछ गड़बड़ है क्या? अब नहीं यूज करेगा फोन, कब करेगा? इंस्टाग्राम में रील डाल दे मेरी वीडियो बना के। दिख रहा है ऑथराइज, इशूड, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। और वो कॉल्स एंड एरियर तो ऐसे ही चलता था, कॉल्स एंड एरियर ने चलना है ऐसे कैसे ही, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं। नीचे आते हैं जरा थोड़ा सा और। जब हम इसको रिवाइज करेंगे ना, थ्योरी इसकी भी देख के चलेंगे। पर क्योंकि अभी मुझे ध्यान आ गया तो मैंने कहा कि अभी देख लेते हैं। पता चला बाद में आप कोई और बड़ी गलती कर जाएं, या स्कूल का कोई प्री बोर्ड में गलत कर जाएं, फिर आपके टीचर नंबर काटेंगे, फिर आप मेरे सर हो जाएंगे, आपने तो गलत बताया था जी। ऑफ कोर्स आई वाज नॉट अपडेटेड, आई एम एक्सेप्टिंग दैट फैक्ट, बट आई एम अपडेटिंग यू नाउ। एक तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व की जगह सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखेंगे। और दूसरा क्या करेंगे? क्या करेंगे दूसरा? ये जो बताया आपको फोर्फिटेड शेयर वाला पार्ट है, उसे कहाँ दिखाएंगे? अलग कैटेगरी में दिखाएंगे, ठीक है। जहां तक कॉल्स एंड एरियर नहीं है, कॉल्स एंड एरियर ही चलेगा। इलस्ट्रेशन 6 पे पहुंच गया हूं मैं आगे। और चलते हैं आगे चल के जरा। जहां फोर फिशर और इशू आ रहा होगा वहां चलते हैं। प्रोराटा वाला पार्ट भी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने क्या करा, हर पार्ट के बाद बैलेंस शीट बना के दिखा रखी है। दैट इज देयर। कौन से पेज पे चले अभी हम लोग? फोर फिशर कहाँ है देखिए। अच्छा, इश्यू ऑफ शेयर से डिस्काउंट जो था वो नहीं है सिलेबस में। सिलेबस में क्या कंपनीज एक्ट के अंदर नहीं है, पर उन्होंने दे रखा है। लेकिन वो उसके किसी और रेफरेंस से दे रखा होगा, जब हम इसको पढ़ेंगे डिटेल में तब देखेंगे इसको। फोर फिशर आया नहीं आया देखिए। हाँ ये आ गया, फोर फिशर आ गया। अब देखिए बैलेंस शीट के अंदर। ओह, अभी भी वही दिखा रखा है सब्सक्राइब के अंदर, ऐड 450 शेयर अकाउंट करके दिखा रखा है। कौन सा वाला एडिशन उठा लिया मैंने? 22-23, लेटेस्ट एडिशन में ही है। पर क्योंकि देख लेते हैं फिर भी, वेरीफाई करने में कोई हार्म नहीं है। कैलकुलेशंस दिखा रखी है, बैलेंस शीट दिख रही है क्या मेरे फोर फिशर वाली जरा? एक ही दिखा अभी तक। इट इज ऑलवेज बेटर टू वेरीफाई फ्रॉम एनसीईआरटी। हमने जो बताया था आपको कि अगर सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप की कैटेगरी नहीं बनती है, तो सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप के अंदर उसे ऐड बैक कर लीजिए। और अगर वो कैटेगरी नहीं बन पा रही है, तो सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप की कैटेगरी में डालना चाहिए। दिखा कहीं पर? नहीं दिखा, बैलेंस शीट नहीं दिखा। खत्म ही हो गया क्वेश्चन तो। नहीं, एक जगह आया था ना क्वेश्चन अभी। और देख रहे हैं शेयर फोरफिटेड अकाउंट बनाना आपके पास आ रखा है। हालांकि अकाउंट बनाने वाले क्वेश्चंस किए थे हमने बीच में, लेकिन जब इसकी रिवीजन करेंगे उस समय इनको और डिटेल में करेंगे। आई एम जस्ट गोइंग टू द बैलेंस शीट। कैश बुक बनाने वाला क्वेश्चन भी आपके टेक्स्ट बुक में है, इस पर भी ध्यान देंगे। और कर रहा है हमने इस पे काम काफी। ये आई गॉट इट। यहाँ दिख रहा था मुझे ये। भाई अगर तेजी से ऊपर चला जाए तो बता देना मुझे। यहाँ देखिए, इस वाले बैलेंस शीट में दिखेगा। ये है ना, एक शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल रिजर्व एंड सरप्लस, यहाँ दिख रहा है देखिए। पेज नंबर कौन सा दिख रहा है? ये 43 में। सब्सक्राइब्ड, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, उसके अंदर 450 शेयर्स बोलकर उसको ऐड करके तब वैल्यू निकाल कर दिखाइए।
फुली पेड अप है। मतलब अभी मेरे ख्याल से इसके अंदर फिर 2022 से इसके एडिशन में चेंज नहीं आया है, क्योंकि मैंने एक वर्कशॉप अटेंड करी थी एक ऑथर की, देन ही वाज एम्फसाइजिंग ऑन दैट। पर अभी तो मुझे एनसीईआरटी में कुछ दिख नहीं रहा ऐसा। एनीवे, आई विल वेरीफाई, डोंट वरी, आई विल वेरीफाई इट अगेन। तो अभी कंफ्यूजन नहीं फैलाते हैं। चलिए अपने दोबारा उसी पॉइंट पे चले, किस पॉइंट पे थे हम, बताइए अभी। कैश फ्लो का ना। हाँ जी। क्या स्क्रीन पर दिख रहा है सबको, बताइए। कैश फ्लो इज विजिबल और नॉट, बोलो। दिख रहा है, चलिए। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो पता चल गया आपको। इन्वेस्टिंग पे आ जाइए अब आप। अच्छा, एक और चीज देख लीजिए। कैश एडवांसेस एंड लोन्स मेड बाय फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस आर यूजुअली क्लासिफाइड एज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एज दे रिलेट टू देयर मेन एक्टिविटीज। क्लियर है। फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस के अंदर कौन कौन से आएंगे, बताइए, किसको बोलेंगे फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस। फाइनेंशियल एंटरप्राइज के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। अरे बैंक आता है भैया, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज आती हैं, हाउसिंग डेवलपमेंट बैंक आते हैं, म्यूचुअल फंड कंपनीज भी उसी के अंदर आती हैं, म्यूचुअल फंड कंपनीज। आदित्य बिरला सन लाइफ, वो म्यूचुअल, आदित्य बिरला के म्यूचुअल फंड हर कंपनी के हैं। म्यूचुअल फंड जो होते हैं, म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, आपसे पैसा इकट्ठा करके वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं फंड मैनेजर्स। वो कंपनियां, फाइनेंस कंपनी उनको कहते हैं। ये क्या कहते हैं, एनी एक्टिविटी विच इज रिलेटेड टू एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म असेट्स, अदर इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कैश। जैसे अब तुम देखिए इसका एग्जांपल कैसे होता है। कभी आप सैंपल पेपर करेंगे कुछ क्वेश्चन, उनमें एक क्वेश्चन दिखता है, जैसे देखो जरा देखना। सपोज ये लिख रखा है 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2021, और यहाँ लिखा हुआ है क्या, करंट एसेट्स। इसके अंदर लिखा है क्या, करंट इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है। और इसके अंदर लिखा हुआ है क्या, इन्वेंट्री। यहाँ लिखा हुआ है कैश एंड कैश इक्वलेंट्स। ठीक है। ये लिखा है 2 लाख, ये लिखा है 1 लाख, ये लिखा है 50,000, ये लिखा है 60,000, ये लिखा है सपोज 2,50,000, ये लिखा है 1,60,000। ऐसे कहानी दे रखी है, ठीक है। दिस इन्फॉर्म होती है ना, इस इन्फॉर्मेशन। एक एडजस्टमेंट में इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है क्या, एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है क्या, 60% ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट्स आर कैश एंड कैश इक्वलेंट। अब बताइए क्या ट्रीटमेंट करेंगे। 60% ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट्स आर कैश एंड कैश इक्वलेंट, क्या ट्रीटमेंट करेंगे बताइए। बताओ, ऑनलाइन में बोलोगे मुझे, गुनीत बताए, बाकी लोग बताइए क्या ट्रीटमेंट करेंगे। कहता है कि आपके पास इंफॉर्मेशन ऐसी होती है ना, ऐसे ऐसे करके दे रखी होती है, करंट असेट्स के नीचे करंट इन्वेस्टमेंट होती है। कुछ ना दे रखा होता, ये भी कैश इक्विवेलेंट है, ये भी कैश इक्विवेलेंट है, दोनों को कैश इक्विवेलेंट लेके चलते हैं। इंक्रीज डिक्रीज ड्यूरिंग द ईयर में क्या करते हैं, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जोड़ के क्लोजिंग के बराबर ले आते हैं। ऐसी तो करते हैं, करते हैं ना। यहाँ क्या करेंगे, एडजस्टमेंट में लाइन दे दी, 60%, रुक जा, 60% ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब बोलो क्या बोलते हो। ये देखो, ये 2 लाख है और ये 1 लाख है, अब बता भाई। हाँ। हाँ। नहीं। नहीं। नहीं बेटा नहीं, अब समझ लो ट्रीटमेंट, बाकी लोग को बताएगा, ऑनलाइन वाला बताएगा मुझे क्या करेंगे इसमें। ऑनलाइन में कोई बच्चा बोले तो, इक्षिता बोले, कोई कोई और बोले तो। इक्षिता बताए क्या करेंगे इसमें। बोलो तो, बोल चल। बिल्कुल सही बात है। आप क्या करेंगे, इसको दो हिस्सों में बांट लेंगे। इसका 60%, 1,20,000, बाकी का बच गया कितना, 80,000। इसके दो हिस्सों में बांट लेंगे। 60% कितना हो गया इसका, 60,000, और बाकी का बच गया कितना, 40,000। तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की तरह चलेगा। क्या करेंगे आप, ओपनिंग कैश के लिए इक्विवेलेंट कितना मानेंगे आप, 60,000, प्लस क्या जोड़ेंगे उसमें, 160, 220। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना, 120, और प्लस 250 कितना मान लेंगे, 370। क्लियर बात में आई। और ये जो 40 से इंक्रीज होके 80 हो रहा है, इसका मतलब क्या कहलाएगा, इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो। समझ रहे हैं बात को, क्या कहलाएगा, इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो। इन्वेस्टिंग के अंदर जाएंगे, वहां दिखाएंगे परचेज ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट्स, कितने की, डिफरेंस देख के चलेंगे।
इनमें डिफरेंस नहीं लेके चलेंगे, जैसे तुम इनमें डिफरेंस नहीं लेके चलेंगे। क्लियर, इसे नोट कर लो इस चीज को। ठीक है, क्या करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपके पेपर में अगर क्वेश्चन आएगा, कितने, तुम बताओ कितने लोग कर पाएंगे? मोर देन 80% बच्चा ऐसे गलत करेगा। ठीक है, ये आपके पास फिगर है 2031 मार्च 21 की, और ये फिगर थी 31 मार्च 22 की। और बोला गया क्या, कि इसका इसका 60% और इसका 60% क्या आपके पास है, कैश इक्विवेलेंट है। तो वो 60% अगर कैश इक्विवेलेंट है, तो बचा हुआ तो कैश इक्विवेलेंट नहीं है ना, बचा हुआ तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है आपकी। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है तो इन्वेस्टिंग का पार्ट बनेगा वो। तो ये जो 40 से 80 जा रहा है, दिस इज इन्वेस्टमेंट इन करंट इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, एक्विजिशन परचेज ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट। अच्छा, अगर मान लो ये 80 होता, ये 40 होता, तो क्या करता मैं? सेल ऑफ, सेल ऑफ क्या करता, सेल की तरह करता, ऐसा लेके चलता। ठीक है, ये जो पार्ट है ये 60% वाला पार्ट, और वो 60, वो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जुड़ेगा, ये क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जुड़ेगा। और इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस क्या माना जाएगा, इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो या इनफ्लो। इसमें तो आउटफ्लो हो रहा है ना, क्योंकि बढ़ रहा है, बढ़ रहा मतलब आपने और खरीदे हैं, ऐसा करके चलेगा। क्लियर है ये चीज, ध्यान रहेगा इसका। तो इसका जिक्र मैंने जब पहले कैश फ्लो कराया था नहीं बताया था आपको, क्योंकि तब आप उतने मेच्योर नहीं थे। मेच्योर तभी भी नहीं है, लेकिन जरूरत तो है ना, बताना तो पड़ेगा मुझे। बिलीव मी, आपको बोर्ड के पेपर में ऐसा कुछ नहीं दिखेगा जो आपको नहीं आता था, अगर आपने ऑनेस्टली अभी भी प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया तो। अब कुछ बच्चे बोलेंगे मेरी तरफ देखिए क्यों बोल रहे हो, है ना? नहीं, सभी की तरफ देखता हूँ। ठीक है जी, याद रहेगा ना ये वाली बात। तो जब आप एग्जाम के पेपर, सैंपल पेपर करेंगे, इन चीजों का ध्यान रखेंगे। ठीक है, लेट्स गो बैक टू द पॉइंट। हम कोर पॉइंट्स को हिट करने की कोशिश कर रहे हैं। चलो आगे। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी रिलेटिंग टू परचेज एंड सेल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स और फिक्स एसेट्स। कौन कौन सी फिक्स एसेट्स की बात कर रहे हैं? मशीनरी, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग। ट्रांसैक्शंस रिलेटिंग टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आर आल्सो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अच्छा, इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में क्या ख्याल है आपका? क्या वो इन्वेस्टिंग नहीं कहलाएंगी? पेटेंट खरीद लिया, कॉपीराइट खरीद लिया, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल एडवांस क्या कहलाएगा आपके लिए? क्या होता है कैपिटल एडवांस? किसी एसेट्स को खरीदने के लिए आपने क्या कर दिया, पैसा एडवांस दे दिया, वो कैपिटल एडवांस कहलाता है। वो भी तो आएगा इसके अंदर। चलिए, अच्छा, सेपरेट डिस्क्लोजर क्यों जरूरी है? बिकॉज दे रिप्रेजेंट एक्सटेंट। ये भी क्वेश्चन है, वाई सेपरेट। ये क्वेश्चन थ्योरी का बनता है, ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, इसका जवाब आपको मिल रहा है। मैं ये नोट्स में मैंने डाल रखा है वैसे। वाई इट इज नेसेसरी टू शो सेपरेट डिस्क्लोजर ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी? इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज दे रिप्रेजेंट एक्सटेंट टू विच एक्सपेंडिचर्स हैव बीन मेड फॉर रिसोर्सेज इंटेंडेड टू जनरेट इन फ्यूचर। देखिए भाई, आप खर्चा दो तरह से करते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का बढ़ना घटना तो आपको ऑपरेटिंग में दिखेगा ना, और कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ दिखेगा? किसी कंपनी का अगर इन्वेस्टिंग का आउटफ्लो ज्यादा है, तो कंपनी क्या कर रही है बताइए? गलत कर रही है कुछ क्या? सोडा और बॉटली में काम चला रही है क्या? क्या कर रही है वो? अरे वो मशीन खरीद रही है भाई। इन्वेस्टिंग का बढ़ने का मतलब क्या है? प्लांट खरीद रही है, मशीन खरीद रही है, लैंड खरीद रही है, क्यों? फ्यूचर में क्या करना है उसने? ग्रो करना है, एक्सपेंड करना है, डाइवर्सिफिकेशन करना है। तो ऐसी कंपनी के शेयर खरीदने चाहिए कि नहीं खरीदने चाहिए? हाँ, तो ये पता चलता है। अगर आपकी, अब जब प्रोजेक्ट में आपको देना होगा ना कमेंट, कि भाई इन्वेस्टिंग आउटफ्लो है तो क्या फायदा नुकसान, मैं एग्जामिनर की पूछ लूंगा, भाई किसी कंपनी की इन्वेस्टिंग नेगेटिव है, बता भाई, व्हाट इज योर इंटरप्रिटेशन इन दैट? तो तुम बोलोगे नहीं जी नेगेटिव है तो बुरा है जी। अबे बुरा नहीं है, उनकी क्या हो रही है, फ्यूचर की जनरेटिंग, रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज में वो फोकस कर रहे हैं। ठीक है, और चलते हैं आगे। अब आपके सामने एग्जांपल्स हैं, बहुत प्रोमिनेंट एग्जांपल्स बोल रहे हैं आपके पास। ये एक्वायरिंग फिक्स एसेट्स इंक्लूडिंग इंटेंजिबल्स, यहाँ भी बोल दिया उसने। एंड कैपिटलाइज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, समझ रहे हो? रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपिटलाइज कब होती है? आपने कोई रिसर्च कर दिया और उसका बेनिफिट एक साल में ले लिया और खत्म,
दैट विल बी गोइंग टू योर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन ऐसा रिसर्च जो 10 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल चल रहा है, ठीक है, तो उस रिसर्च को क्या बोलते हैं? कैपिटलाइज रिसर्च बोलते हैं। ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के एक्सपेंसेस जो होते हैं, वो जैसे मैंने बोल दिया क्या, जरा ध्यान से समझना। मार्केटिंग रिसर्च कंपनी पेड रिसर्च फॉर पेड रिसर्च एक्सपेंसेस, तो ये ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है, फाइनेंसिंग है, क्या ऑपरेटिंग कहलाएगा। ठीक है। लेकिन हमारी कंपनी ने पे कर दिया मार्केट रिसर्च कंपनी को टू 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 जज द फ्यूचर प्रोबेबिलिटी ऑफ अ न्यू टेक्नोलॉजी, तो हमारे लिए क्या कहलाएगा? तब वो इन्वेस्टिंग कहलाएगा। ठीक है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का जो खर्चा होता है वो किसके अंदर जाता है? हाँ, इन्वेस्टिंग के अंदर ही जाता है। ठीक है। और आगे चलते हैं। इसके बाद बोल रहे हैं हम क्या, कैश रिसीव्स फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इंक्लूडिंग इंटेंजिबल्स। अच्छा, एक और चीज है, कैश एडवांस एंड लोन्स मेड टू थर्ड पार्टीज अदर देन एडवांस लोन मेड टू फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस, जिनके लिए ऑपरेटिंग होता है। पैसा देना, लोन लेना, एडवांस लेना देना, ये किसके लिए होता है? ये तो फाइनेंस कंपनी के लिए ऑपरेटिंग ही है। लेकिन नॉन फाइनेंस के लिए, हम जैसों के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए, सीमेंट के लिए, ट्रेडिंग कंपनी के लिए क्या है ये? इन्वेस्टिंग। आउटफ्लो क्या क्या, इनफ्लो इनफ्लो क्या कहलाएंगे? डिस्पोजल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इंक्लूडिंग इंटेंजिबल्स, कैश रिसीव्स फ्रॉम रिपेमेंट और एडवांस लोन थर्ड पार्टीज, किसी को लोन एडवांस उसने पैसा वापस कर दिया। शेयर, वारंट, डेट इंस्ट्रूमेंट्स अदर एक्सेप्ट दोज होल्ड फॉर ट्रेडिंग। ट्रेडिंग का मतलब क्या है? रोज के खरीदने बेचने के लिए कौन करता है? फाइनेंस कंपनी करते हैं ना, हम थोड़ी करते हैं। मान लो मैंने क्या कर दिया कि शेयर और डिवेंचर्स खरीद लिए किसी कंपनी के रीसेल के लिए, वो थोड़ी इन्वेस्टिंग कहलाएंगे मेरे। हाँ। अच्छा, मैं हूं कपड़ा मैन्युफैक्चर करने वाला, मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए और डिवेंचर खरीद लिए, क्या कहलाएंगे? अरे बेटा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं कहलाएंगे तुम्हारे, शॉर्ट टर्म मार्केटेबल सिक्योरिटीज। फिर भूल रहे हो। हाँ बेटा, शेयर डिवेंचर ही खरीदे, 3 महीने में बेच दूंगा, 2 दिन में बेच दूंगा, 15 दिन में बेच दूंगा, क्या कहलाएगा मेरा वो? क्या? भाई डिवेंचर इशू नहीं बोला मैंने, डिवेंचर खरीदना बोला मैंने। इशू अलग चीज है, खरीदना अलग चीज है। कांट यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन इशू ऑफ डिवेंचर्स एंड परचेज ऑफ डिवेंचर्स? अरे मैं डिवेंचर खरीदूंगा तो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ भाई कहीं। अब वो इन्वेस्ट लंबे समय के लिए है तो क्या बनेगा? नॉन करंट, तो इन्वेस्टिंग बनेगा। लेकिन इन्वेस्ट कर रहा हूं मैं क्या, आज रखूंगा अगले हफ्ते बेच दूंगा, तो क्या कहलाएगा? मेरा कैश इक्विवेलेंट ना कहलाएगा वो? विल इट नॉट बी अ पार्ट ऑफ माई कैश मैनेजमेंट? समझे? अगर ट्रेडिंग पर्पस के लिए रखे हैं तो क्या कहलाएंगे? कैश इक्विवेलेंट कहलाएंगे। ठीक है। ऑपरेटिंग थोड़ी कहलाएंगे। मैं थोड़ी बैंक करूं, नहीं ऑपरेटिंग नहीं कहलाएंगे। ठीक है। अच्छा, क्या बोल रहा था, चल बता। नहीं बेटा नहीं, लगने का मतलब मैंने बचपन में बता दिया था, एज्यूम का क्या मतलब होता है, पहली चीज। और दूसरी चीज क्या, कि अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं ट्रेडिंग पर्पस के लिए, आज खरीद लिया, करते हैं ना लोग, इंट्राडे ट्रेड करते हैं, डे ट्रेडिंग करते हैं, 4 दिन में, 5 दिन में रख के बेच देते हैं, स्टॉप लॉस लगा के बेच देते हैं, वो कैश इक्विवेलेंट का पार्ट बनता है। ठीक है। अगर स्पेसिफाई कर रखा हो क्या, कि 60% क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, बाकी मेरे क्या है, अगर बोल, जैसे जैसे मान ली बोल दिया कि भाई हमने क्या कर दिया, साफ साफ लिख दिया इन्वेस्टेड इन शेयर्स के लिए, तब वाला पार्ट बोल दिया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट क्या निकल के रहा है आपके पास? Cash receipts from disposal of shares, warrants and debt instruments of the enterprises except those held for trading purpose। ट्रेडिंग पर्पस का मतलब समझ में आ गया आपका? ट्रेडिंग का मतलब क्या हुआ? आपने खरीद लिया डिबेंचर, आपने खरीद लिया शेयर्स, आपने इशू करे डिबेंचर्स नहीं, आपने इशू करे शेयर्स नहीं, ये वाला पार्ट। इंटरेस्ट रिसीव्ड इन कैश फ्रॉम लोन्स एंड एडवांसेस, आपने किसी को लोन दे दिया, आपने किसी को एडवांस दे दिया, आपने किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीद लिए और उन्होंने आपको इंटरेस्ट दे दिया, आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे, उन्होंने आपको डिविडेंड दे दिया, ये सब क्या है आपके लिए? इन्वेस्टिंग है। ठीक है। डिविडेंड रिसीट वाला पार्ट हो गया। फाइनेंसिंग में आ जाते हैं, वहां लोग अटकते हैं बहुत ज्यादा। साफ साफ लिखा हुआ है क्या, कि एनीथिंग विच रिलेट्स टू लॉन्ग टर्म फंड्स और कैपिटल ऑफ द एंटरप्राइज, कैश प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, रेजिंग लॉन्ग टर्म बैंक लोन्स, रिपेमेंट ऑफ बैंक लोन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, फाइनेंशियल एक्टिविटीज आर दैट रिजल्ट्स इन चेंजेस द साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ ओनर्स कैपिटल एंड बोरोइंग ऑफ द एंटरप्राइज। ओनर्स कैपिटल के अंदर क्या आएंगे? इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स आ जाते हैं। बोरोइंग्स के अंदर क्या आ जाते हैं? डिबेंचर आ जाते हैं, और बैंक ओवरड्राफ्ट भी आता है, कैश क्रेडिट भी आता है।
बहुत पहले, करीब करीब 7-8 साल पहले, बैंक ओवरड्राफ्ट को क्या कैश इक्विवेलेंट के अंदर नेगेटिव माना जाता था। अब नहीं, वो मानते थे क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को ढंग से नहीं पढ़ते थे, इसलिए। आगे चलते हैं। ये क्या कह रहा है, सेपरेट डिस्क्लोजर क्यों चाहिए होता है? बिकॉज इट इज यूजफुल इन प्रिडिक्टिंग क्लेम्स इन फ्यूचर, कैश फ्लोज प्रोवाइड फंड्स बोथ कैपिटल एंड बोरोइंग्स टू द एंटरप्राइज। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के एग्जांपल कौन कौन से हैं यहाँ पर? कैश प्रोसीड फ्रॉम इशू ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स, कैश प्रोसीड फ्रॉम इशूइंग डिबेंचर, लोन, बॉन्ड्स एंड अदर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। देख रहे हैं भाई? अब हम यहाँ इशू शब्द यूज कर रहे हैं। इशू का मतलब हमने क्या करा, इन्हें इशू कर और बदले में पैसा ले लिया। लेकिन अगर मैं इशू कर रहा हूँ बदले में बिल्डिंग के, प्लांट के, मशीनरी के, तो क्या होगा? तो ये कंसिडर नहीं करेंगे हम इसको। और आउटफ्लो में क्या कर दिया? रिपेमेंट कर दिया, इंटरेस्ट पे कर दिया और डिविडेंड पे कर दिया इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स के लिए। ठीक है। अह, जैसे नीचे लिखा है इन्होंने। अच्छा, एक और एग्जांपल है, ये हमने लिया, व्हेन एन इंस्टॉलमेंट पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ फिक्स एसेट एक्वायर्ड ऑन डेफर्ड पेमेंट बेसिस। इसमें बोथ इंटरेस्ट एंड लोन, और इसमें इंटरेस्ट एलिमेंट जो होता है फाइनेंसिंग कहलाता है, और लोन एलिमेंट क्या कहलाता है? इन्वेस्टिंग कहलाता है। बताया था ना मैंने आपको, एक मान लो कोई व्हीकल ले लिया आपने। जैसे मान लो आपने क्या करा, आप ट्रांसपोर्टर हैं, ठीक है, आपने एक ट्रक खरीद लिया। ट्रक खरीदने के लिए आपने 10 लाख एडवांस दे दिया और 50 लाख रुपए का आपने लोन ले लिया। लोन के दो एलिमेंट होते हैं, एक प्रिंसिपल होता है, एक इंटरेस्ट होता है। प्रिंसिपल जब आप पे करते हैं तो आप ट्रक के मालिक बनते चले जाएंगे। और जब आप इंटरेस्ट पे करते हैं तो क्या होता है? फाइनेंसिंग होता है। तो जो ईएमआई जाती है लोन में, उसमें प्रिंसिपल पोर्शन से आप इन्वेस्टिंग है, और इंटरेस्ट पोर्शन क्या है? फाइनेंसिंग है, क्योंकि इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। इंटरेस्ट पे तब करते हैं जब आप क्या करते हैं? लोन लेते हैं। ठीक है जी। यहाँ देखिए आप, ये बड़ा बड़ा आपको चार्ट बना के दे रखा है। स- हाँ। ओ, 0% ईएमआई, फाइल चार्जेस, प्रोसेसिंग फीस भी होती है बेटा। बिजनेस स्टडीज पढ़ा है? कॉस्ट ऑफ डेट एंड कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेट क्या कहलाती है? कॉस्ट ऑफ डेट किसे बोलते हैं? प्रोसेसिंग फीस और इंटरेस्ट। और कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होती है? फ्लोटेशन कॉस्ट होती है, और डिविडेंड होता है। अच्छा चलो ठीक है। कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग इक्विटी क्या होती है? फ्लोटेशन कॉस्ट। और कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग डेट क्या होती है? प्रोसेसिंग फीस, एक्वायर करने की कॉस्ट। और कॉस्ट क्या होती है फंड की? इक्विटी की कॉस्ट क्या होती है? डिविडेंड। और डेट की कॉस्ट क्या होती है? इंटरेस्ट। है नहीं? ठीक है। विच इज द चीपेस्ट सोर्स ऑफ फंड्स, डेट और इक्विटी? डेट, क्योंकि डेट टैक्स डिडक्टेबल भी होता है। ठीक है, ये फ्लो चार्ट आपके पास आ गया, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड बना रखा है। चलिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का तरीका आपको बता रखा था कैसे करते हैं, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड का तरीका बता रखा था, टैक्सेस एंड इनकम एंड गेन्स के बारे में बता रखा था। ठीक है। आपको बताया था टैक्स ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग तीनों तरह का हो सकता है। आपकी किताब में गिवन है यहाँ पर देखिए। ऑपरेटिंग को वाले टैक्स को क्या करते हैं हम लोग? ऊपर जोड़ते हैं, और नीचे क्या करते हैं? माइनस। मतलब ऑपरेटिंग में ऊपर जोड़ के नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में जोड़ देंगे, नीचे माइनस कर देंगे। ऐसे ही डिविडेंड टैक्स अगर आ गया तो ऊपर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जोड़ देंगे, लेकिन फाइनेंसिंग से माइनस करेंगे। ऐसे टैक्स अगर कैपिटल गेन पे आए तो क्या करेंगे? ऊपर नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में जोड़ देंगे, लेकिन इन्वेस्टिंग से माइनस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन इन टैक्स ऑन कैपिटल गेन। ऐसे ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपको बताए थे, किससे रिलेटेड होते हैं? आपके नोट्स में लिखा है, देखो नोट्स में देखिए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किसको बोला था हम लोगों ने? फटाफट से देख लेते हैं। क्योंकि अब क्या हो गया है, मैंने देखा है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से रिलेटेड क्वेश्चंस भी इन्होंने बोर्ड में देना शुरू कर दिया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से रिलेटेड। ठीक है। इस बार के सैम्पल पेपर को, इसको मैं बंद कर रहा हूँ अभी। मैं आपको सैम्पल पेपर में दिखा रहा हूँ, जरा देखिए, वहां आपको दिखेगा। नहीं, उससे पहले जरा एक बार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पे नजर डाल लेते हैं। देखिए जरा ध्यान से। अ, यहाँ अपने नोट्स खोल लीजिए जरा। है सभी के पास? अरे नोट्स हैं सभी के पास? हाँ, ये देखिए। कौन से नंबर पेज पे बोला मैंने? ये सब आपको वो क्वेश्चन है जो आपके क्वेश्चन एग्जाम में गलत होते हैं, जानबूझ के आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। इसीलिए मैं इन पे थोड़ा फोकस कर रहा हूँ। और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का भी बेस बनता है। स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग है, तीनों तरह के हैं। ऑपरेटिंग वाले क्या हैं? अगर आप क्या करते हैं, किसी एम्प्लॉय को उसके चोट लगने पर, हाथ कटने पे, पैर कटने में, मुंडी पड़ने में क्या करते हैं? कंपनसेशन दे देते हैं। तो समझना, व्हेन यू पे कंपनसेशन, दैट विल बी शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
और जब आप बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेंगे तो क्या करेंगे, उसको पहले प्लस करेंगे, ऊपर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में प्लस करेंगे, और नीचे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन टैक्स माइनस करने के बाद वहां जाके उसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसी तरह से अगर आपको मान लो क्या हो गया, सपोज मान लो आपने क्या कर दिया, हम्म, अ, आपका कंपनसेशन किसका आया था, मान लो सपोज आपकी बिल्डिंग कोलैप्स होने का कंपनसेशन आपको मिला, तो आपके प्रॉफिट में जुड़ा हो, तो आपने बिफोर नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाने के लिए क्या करा, पहले ऊपर जाके क्या करा, माइनस करा उसको, और फिर नीचे आके क्या कर दिया उसको, ये ऑपरेटिंग के अंदर ऐड। इंश्योरेंस कंपनसेशन रिसीव्ड ऑन बिल्डिंग डिस्ट्रॉयड इन अर्थक्वेक, इन्वेस्टिंग तो हुई ना, तो अब उसका ट्रीटमेंट हम कहाँ करेंगे, और फिर नीचे इन्वेस्टिंग के अंदर ऐड करेंगे, ऑपरेटिंग के अंदर ऐड करेंगे, इन्वेस्टिंग के अंदर ऐड करेंगे या ऑपरेटिंग के अंदर करेंगे, इन्वेस्टिंग के अंदर डाल देंगे, ठीक है समझना। ऑपरेटिंग वाला जो है ऑपरेटिंग में प्लस माइनस होगा, इन्वेस्टिंग वाला ऑपरेटिंग और कहाँ, इन्वेस्टिंग में जाएगा, फाइनेंसिंग वाला कहाँ जाएगा, ऑपरेटिंग में और कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, ठीक है। करेक्ट, चलें आगे। तो ये आपके सामने सारे एग्जांपल्स हैं, कैसे कैसे इन्हें एडजस्ट करना है। आई होप इट इज क्लियर, पता चला क्या बोल रहे हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, जैसे मान लो बायबैक ऑफ शेयर्स करा आपने, बायबैक ऑफ शेयर्स के लिए पैसा कर दिया आपने, तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाइनेंसिंग का है, बायबैक के लिए पैसा खर्च हुआ होगा ना, तो मैं ऊपर प्लस कर देंगे और नीचे फाइनेंसिंग से माइनस कर देंगे, ठीक है। इंश्योरेंस क्लेम बिल्डिंग का मिला, तो ऊपर माइनस, नीचे इन्वेस्टिंग के अंदर प्लस, ठीक है। अपने एम्प्लॉय को आपने क्या कर दिया, हाथ कटने पे कंपनसेशन दे दिया, तो ऊपर प्लस, नीचे ऑपरेटिंग में माइनस करेंगे, ऐसा करके चलते हैं इसको, ठीक है। अब जरा देखें कि आपके सैंपल पेपर में किस तरह से चीजें दिख रखी होती हैं। कहाँ गया वो क्वेश्चन सैंपल पेपर वाला, होल्ड करिए, आई जस्ट शो यू हियर। हाँ ये रहा। अच्छा जी, नीचे आ जाते हैं अब। रेशो तो बाद में देखेंगे यहाँ। ये देखिए, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड बाय अल्बर्ट एंड कंपनी 5 लाख फॉर लॉस ऑफ मशीनरी ड्यू टू थेफ्ट, रिकॉर्डेड इन कैश फ्लो एक्सपेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैनर। क्या ट्रीटमेंट क्लियर है? अब सैंपल पेपर का चीज समझ में आ रही है नहीं आ रही, बताइए। क्या लिखा है, एड अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ऑपरेटिंग ऑल्सो, गलत है ये तो, क्योंकि ये इन्वेस्टिंग वाला तो ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग दोनों में जाना चाहिए उसको, ये गलत हो गया ए। सब्ट्रैक्ट अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंड एड टू द ऑपरेटिंग एक्टिविटी ऑल्सो, ये भी गलत हो गया। नाउ यू आर वेरी क्लियर, वेरी श्योर। एड अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड आउटफ्लो अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी ऑल्सो। आपको पैसा कंपनसेशन मिला है, तो ऊपर इससे माइनस होना, नीचे क्या होना, प्लस होना। सब्ट्रैक्ट अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड ऐड अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। लेकिन क्या लिखा है, सब्ट्रैक्ट अंडर ऑपरेटिंग एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम एंड इनफ्लो अंडर इन्वेस्टिंग, ये पॉइंट ठीक है भाई, ठीक है, डी पार्ट। ठीक है जी। किसी ने पहले सैंपल पेपर अटेम्प्ट करा है पहले, करा किसी ने सैंपल पेपर? तुमने करा था, तो तब समझ में आ रहा था ये, सच बोलियो, इतना डिटेल से नहीं करा ना। हाँ, क्लियर है। रिवीजन समझते हैं किसे कहते हैं हम? तो इसी तरह से रिवीजन में अभी, क्योंकि मैंने बोला ना कि हमने थ्योरी को नहीं कनेक्ट करना है, और इससे कहीं ना कहीं हमारा प्रैक्टिकल का बेस स्ट्रांग बनेगा, ठीक है। कहाँ से निकल कर आई हैं चीजें, आपके सामने दिख रही हैं। सैंपल पेपर वाले कोई आसमान से नहीं उतरे हैं, बोर्ड का पेपर बनाने वाला आसमान से नहीं आया है, हम जैसे ही बंदा है और वैसे ही काम कर रहे होते हैं। चलिए दूसरा पार्ट देखिए। कंपनी ने इशू कर दिया 20,000 9% डिवेंचर, 100 it 10% डिस्काउंट, दिस डिवेंचर टू बी रिडीम 15, मतलब कुल मिलाकर 25 रुपए का लॉस हो रहा है, समझ रहे हैं आप? भाई 10 रुपए का डिस्काउंट और 15 रुपए का क्या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, यानी कि लॉस एंड इशू, तो टोटल लॉस कितने का, 25 का हो गया। द बैलेंस सिक्योरिटी प्रीमियम ऑल्सो 370 का बैलेंस है। अब बताइए मुझे, 25 इंटू 20,000 करूंगा तो कितना, 5 लाख का लॉस बनेगा आपके। आपके पास पैसा अवेलेबल कितना है, 370, तो 5 लाख में 370 चला गया तो बचला कितना। अब एक चीज कहां से आना चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से। अब जरा ऑप्शन देख लेते हैं, और ये तो है ही क्वेश्चन, क्या आप कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हैं इसको?
भव्या, ये बाकी लोग नहीं, नहीं कर पा रहा। देखो, मैंने आपको डिटेल तरीके, मैं यहाँ कैलकुलेशन नहीं करके मैं ओरल बता रहा हूँ यहाँ पर, और ओरल से होता है क्वेश्चन ये। 10 रुपए का डिस्काउंट इज अ लॉस। 15 रुपए का प्रीमियम और रिडम्पशन विल ऑल्सो एंटाइटल अ लॉस। टोटल लॉस 25 रुपए का हो गया। 25 × 20,000 करूंगा तो कितना हो गया टोटल लॉस? हाँ, 5 लाख का लॉस हो गया ना। और आपके पास ऑलरेडी सिक्योरिटीज प्रीमियम रेशियो में कितना है? 370। तो आपके जो लॉस की डेफिशिएंसी पड़ रही है वो किससे पूरी होगी? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट से कितने की? 130 की। अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं। एड 130 अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एज अ लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स रिटर्न ऑफ, एंड इनफ्लो ऑफ 20 लाख एज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। क्या ये ठीक लग रहा है? भाई लॉस तो आप प्रॉफिट लॉस से राइट ऑफ ही करोगे ना, 1/30 का। और अगर लॉस राइट ऑफ करा आपने तो आपने उसे माइनस किया होगा, अब उसे प्लस करना पड़ेगा। तो उसे एड बैक करोगे। और ये बचा हुआ कहाँ जाएगा? ये 20 लाख रुपया जो आपने इशू किया, ये तो फाइनेंसिंग का इनफ्लो कहलाएगा। पॉइंट नंबर, ये तो ठीक लग रहा है अभी। और पढ़ लेते हैं। एड 5 लाख अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एज लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर रिटर्न ऑफ। पर क्या आपने पूरा का पूरा 5 लाख स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस राइट ऑफ किया था? नहीं किया था, गलत हो गया। एड 130 अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी लॉस इशू डिवेंचर एंड आउटफ्लो ₹18 लाख अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये ठीक है? हाँ जी। अच्छा, एड 5 लाख अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटी एज लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स रिटर्न ऑफ एंड इनफ्लो। ऑपरेटिंग में तो जाएगा नहीं क्योंकि तो प्रीमियम से गया था ना पैसा। तो देखो, ए और सी पे थोड़ा सा कंफ्यूजन निकल कर, ए तो फिर श्योर है। लेकिन एक बार को अगर ये हो जाए कि सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व भी तो, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी तो हमारा कम होगा ना, अगर हम उसको उतना करें। जैसे भाई 370 का सिक्योरिटी प्रीमियम था ना मेरा, अब तो नील हो जाएगा ना वो तो क्या आंसर? ए और सी में से क्या बनना चाहिए? आप लोग अपना वोट दीजिए, क्या बनना चाहिए? ओह, ए, पक्का से? चलो देखें जरा, मार्किंग स्कीम को देख लेते हैं वो क्या कहती है। कौन सा क्वेश्चन था ये? कौन सा था? 29 का क्या पार्ट है? ये कौन सा क्वेश्चन है यार ये क्या? शायद गलत लग रहा है, रुक जाओ, मुझे लगता है हमने गलत आंसर स्कीम खोली हुई है। होल्ड करिएगा। आंसर की मार्किंग स्कीम, ये रही मार्किंग सिविल सैंपल पेपर। इसको देख लेते हैं। वो गलत वाली खुल रखी थी शायद, मुझे लगता है। यहाँ देखें इसको। ये आई असली वाली है ना? याद है ना, उसमें तो गड़बड़ था। ये देखिए, शायद हम गलत वाली को दिख रहा है स्क्रीन पर शायद आपको। कैन यू सी दैट? क्या लिखा है? पोस्टुलेट से लिखा हुआ था ना? हाँ। और नीचे वाला पार्ट आ जाए। विच पार्ट इज करेक्ट? ए या सी? सी। देखते हैं, बता दी क्यों आया। एड 130 अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज एज अ लॉस इन इश्यू ऑफ डिवेंचर रिटर्न ऑफ एंड इनफ्लो 18 लाख अंडर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। आइए क्यों कर रहा है इन्होंने ऐसा, उसको देख लेते हैं अभी। एक बार दोबारा से हम उसको लेके चलते हैं। आ, हाँ जी, जरा ध्यान से देखेंगे। क्यों कर रहा है ऐसा पता है? मैं बताता हूँ। लॉस को राइट ऑफ करना एक अलग चीज होती है, और पैसे का इन्फ्लो एक दूसरी चीज होती है। आपने 20 लाख रुपए का डिबेंचर इशू करे 10% डिस्काउंट पर। पैसा कितना आया? 20 लाख या 18 लाख? कितना आया? समझ में आया क्यों ठीक है वो? और आपने राइट ऑफ 130 प्रॉफिट लॉस से निकाला ना, तो प्रॉफिट लॉस से तो राइट ऑफ करा 130, वो तो ऊपर ऐड हो गया, बिल्कुल करेक्ट है। इनफ्लो कितने का हुआ? 18 लाख का हुआ, इसलिए आंसर में ये चेंज था। क्योंकि, अच्छा, अगर ये प्रीमियम पे इशू होता तो इनफ्लो क्या होता? अगर 10% प्रीमियम पे होता तो कितना होता? 22 लाख रुपए आता ना, तब इनफ्लो 22 लाख का होता। इनफ्लो तो होता, राइट ऑफ करना इज अ डिफरेंट स्टोरी। ठीक है? क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। ये आपके पास है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट इनफ्लो ऑफ कैश बाय सेल्स ऑफ सेल ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट्स। ऑफिस इक्विपमेंट की सेल की बात कर रहा है। 3 लाख से घटकर 2 लाख रह गए, डिप्रिसिएशन भी आ गया, परचेज भी आ गया, और पार्ट ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट सोल्ड कर दिया 12,000 में। तो कितना? देखो भाई, तुम एक चीज छोटी सी सोचना कि हमने क्या किया।
हमें एक ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट बनाना ही पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। हमने इक्विपमेंट अकाउंट बना लिया, इक्विपमेंट अकाउंट बना लिया, देख रहे हैं। और बिना अकाउंट बनाए भी मैं करके दिखा दूंगा इसको। पहले जरा इसको देख लेते हैं, मुझे इन्फॉर्मेशन बताते चलेंगे। अह, क्या दिख रहा है स्क्रीन पे? ऑनलाइन वालों को दिख रहा होगा जो मैं स्क्रीन पे कर रहा हूँ ये? इज इट विजिबल? नहीं? हाँ, चेंज कर दो ना, दिख जाएगा ना। तो रिकॉर्डिंग में चलेगा क्या ये वाला? रिकॉर्डिंग में तो छोटे छोटे दिखेगा शायद। हाँ, रिकॉर्डिंग के लिए हिसाब से करते हैं ना इसको। देखिए, अब मुझे बताइए इसका बैलेंस बीडी कितना है? क्वेश्चन है किसी के पास? 2 लाख। बैलेंस सीडी कितना था? नहीं है मेरे पास है क्वेश्चन, लेकिन बैलेंस सीडी कितने का था? बैलेंस नहीं, 3 लाख ओपनिंग में भाई, 3 लाख ओपनिंग में, सॉरी 3 लाख ओपनिंग में है, और 2 लाख क्या है क्लोजिंग में। अगला बोलिए क्या, व्हाट इज नेक्स्ट नाउ? रुक जाओ। पार्ट ऑफ द इक्विपमेंट वाज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 12,000 रुपए का। परचेज ऑन ऑफिस इक्विपमेंट भी दे रखा है आपको, डेप्रिसिएशन भी दे रखा है, मतलब डेप्रिसिएशन यहाँ, डेप्रिसिएशन कितने का दे रखा है पूरी मशीन का? कितने का है? 40,000 रुपए का है ना। और उसके बाद दे रखा है हमारे पास, परचेज भी दे रखा है बैंक। कितने की दे रखी है? वो दे रखी है, क्वेश्चन बैंक में परचेज दे रखी है आपके पास 30,000 की दे रखी है। और क्या कहता है ये कि ड्यूरिंग द ईयर सोल्ड एट अ प्रॉफिट, प्रॉफिट भी दे रखा है। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बोल के प्रॉफिट भी दे रखा है, कितने का? 12,000 का दे रखा है, ठीक। अब बताइए डेप्रिसिएशन भी आ गया तो क्या बचेगा? बैंक बोलकर सेल आएगा ना। तो ये कितना हो गया टोटल पार्ट? 3 लाख, 342। ये कितना हो गया? 342। तो कितनी वैल्यू आ गई? 1,02,000 आ गई, ठीक है। अब मुझे बताइए कहीं से भी किस जगह से आपका, और तो कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं इसके अंदर, यही है। तो आपका जो बोला ना कि कैश फ्लो कितना होगा, कितना होगा कैश फ्लो सेल का? 1,02,000 का, दैट इज योर आंसर। बहुत देर नहीं लगनी। अगर आप रफ में फटाफट से फॉर्मेट बना अकाउंट बना के कर लेंगे तो आपको उसका आंसर दिख जाएगा। डेप्रिसिएशन, आपको मालूम है जब हम डेप्रिसिएशन करते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ फुल मशीन का डेप्रिसिएशन लिखते हैं, पार्ट का नहीं लिखते हैं। वो चीज बहुत लोगों को गलत करती है। ऐसा वाला जब मैं रिवीजन कराऊंगा तो इनको दोबारा से करके दिखाऊंगा। अभी तो मैं सिर्फ आपको उस रूटीन पे लेके चल रहा हूँ जिससे हमारा सैंपल पेपर सॉल्व होने वाला था। ये जो सैंपल पेपर बनाने वाले ने चीजें दिमाग में रख के करी हैं। आगे चलें जरा नेक्स्ट पार्ट पर इसके। कैश फ्लो किसमें देख ही लेते हैं, फिर हम वाइंड अप कर देंगे इसका। फिर हमें आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस कैश फ्लो आपके पेपर में आने के चांसेस हैं। अ, ये छोड़ दीजिए मेजर हेड सब हेड वाला, इसको हाँ जी, ये भी हटा लेते हैं यहाँ से। रेशो का भी पार्ट हटा लेते हैं यहाँ से। हाँ, ये आ जाइए देखिए। आशना एलुमनाई ऑफ सीबीएसई स्कूल इनिशिएटेड स्टार्टअप स्मार्ट पे 2015 में। और ये आपके पास इंटरिम डिविडेंड है, डेप्रिसिएशन मशीनरी है, लॉस एंड सेल ऑफ मशीनरी, फायर है, इंश्योरेंस क्लेम है। दिख रहे हैं कुछ कुछ आपको? आप देख रहे हैं किस पर एम्फेसाइज है? कीप सिटिंग देयर। हाँ, दिख रहा है आपको क्या चीज है ये? क्या बोल रहा है ये? इंटरिम डिविडेंड की बात करता है, जिसे क्या करना है मुझे? ऊपर प्लस और नीचे माइनस करना है। ऊपर ऑपरेटिंग में प्लस करके फाइनेंसिंग से माइनस करना है। डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग के अंदर जुड़ना है। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी ऑन फायर, क्या है ये? लॉस, हाँ ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ये तो, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट है ये। अरे कंपनसेशन क्लेम थोड़ी मिला है यार, आग लगी है सिर्फ, क्लेम थोड़ी मिला है। इंश्योरेंस क्लेम नीचे है उसके। आई एम टॉकिंग अबाउट लॉस ऑफ मशीनरी बाय फायर, 20,000 रुपए का। तो लॉस ऑन सेल ऑफ, लॉस ऑन मशीनरी जो है वो आपका नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग में जुड़ेगा। और ये इंश्योरेंस क्लेम जो रिसीव हुआ है वो ऊपर माइनस होगा और नीचे इन्वेस्टिंग के अंदर प्लस हो जाएगा। अरे 10,000 रुपए का, ये देखो भैया 10। हाँ तो ऑपरेटिंग, अरे नहीं भैया, नहीं नहीं नहीं, नहीं। ऑपरेटिंग के अंदर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट के अंदर जुड़ जाएगा बस। एक ही जगह जाना है उसमें। तो भाई मशीन अकाउंट बनेगा कहीं, बनेगा तो ये बता। ये जो प्रॉफिट है ये एक ही जगह में ये प्रॉफिट तुम्हारा जो था ये दिख रहा है प्रॉफिट ये वाला, ये क्या इन्वेस्टिंग के अंदर गया था? कहाँ जाता है? और अगर लॉस होता तो कहाँ जाता वो? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग में भी जाता है क्या लॉस? अरे तुम मशीनरी अकाउंट बनाते हो उसका लॉस क्या इन्वेस्टिंग में भी दिखाते हो? तो इसका लॉस क्यों दिखा रहे हो? लॉस तो एक ही जगह जाना है, प्रॉफिट में से माइनस होता वहां कर दिया। मशीनरी के अकाउंट के इन्वेस्टिंग के अंदर तो आप
एक्विजिशन या डिस्पोजल दिखाते हो ना भाई, लॉस थोड़ी, लॉस के लिए तो आपने ऑपरेटिंग के अंदर एडजस्ट करने हैं ना सारे। क्लियर है? और देखिए, इंश्योरेंस क्लेम, इंटरेस्ट ऑन अ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड, नॉन करंट तो क्या, इंटरेस्ट ऑन नॉन ऑपरेटिंग, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग रिसिप्ट है, नहीं सॉरी, ये इंटरेस्ट ऑन नॉन करंट, हाँ उसमें है, ये उसके अंदर चली जाएगी। और अगर आप इन्वेस्टिंग बनाएंगे तो उसके अंदर चले, लॉस नहीं जाएगा मशीनरी का उसके अंदर, ये इंटरेस्ट वाली चीज चली जाएगी। इंटरेस्ट नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग पेमेंट रिसिप्ट करके माइनस कर देंगे और नीचे इन्वेस्टिंग अंदर जोड़ देंगे इसे। टैक्स रिफंड का क्या करते हैं, ऊपर माइनस, अबे ऊपर ऊपर माइनस और नीचे प्लस, ठीक है। और आगे चलते हैं, इक्विटी शेयर का बढ़ना, फाइनेंसिंग सिक्योरिटीज प्रीमियम का बढ़ना भी क्या घटना हो गया, सिक्योरिटीज प्रीमियम घट रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ हुआ होगा, हुआ है कुछ, कुछ राइट ऑफ वाइट ऑफ हुआ होगा, देखना जरा, क्वेश्चन में राइट ऑफ हुआ है कुछ। ऊपर कह रहा है कि सारे अप्रोप्रिएशन के बाद 7,50,000 रुपए आपका प्रॉफिट की फिगर, तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में बेस बनाएंगे 750 का। और चलते हैं नीचे जरा, जनरल रिजर्व भी कुछ नहीं था चेंज, इन्वेस्टमेंट इन मार्केटेबल सिक्योरिटी कैश इक्विवेलेंट है, कैश इन हैंड कैश इक्विवेलेंट है, मशीनरी की वैल्यू बढ़ रहा है, मशीनरी अकाउंट बनाएंगे अगर ऊपर डेप्रिसिएशन, मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, समझ रहे हो, डेप्रिसिएशन भी जाएगा और मशीन अकाउंट के अंदर भी जाएगा, परचेज सेल निकलेगी उससे मशीन की। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट तो परचेज हो रहा है, बैंक ओवरड्राफ्ट में भी इंक्रीज हो रहा है, गुडविल में डिक्रीज हो रहा है, राइट ऑफ करना है, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर आप नहीं, नहीं बनाना पड़ेगा, 60,000 आउटफ्लो कहलाएगा और 80,000 प्रोविजन कहलाएगा। गुडविल परचेज ड्यूरिंग द ईयर 20,000 रुपए की है, ठीक है, तो गुडविल पहले 80 की थी ओपनिंग में, 20 और परचेज कर ली तो कितना हो गया, 1 लाख, अब कितने की दिख रही है 50, तो 30,000, तो कितना डिक्रीज हुआ, 70 का डिक्रीज हुआ, ऐसा करके। प्रपोज डिविडेंड का कुछ चक्कर, प्रपोज डिविडेंड आप 1,60,000 वाला लेके चलेंगे, ठीक है। और अब आप देखिए, आपसे बोला कि क्या निकालना है आपको, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम निकालने हैं, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग सब कुछ निकालना है, ठीक है। आई जस्ट गो आई जस्ट गो इसका जरा मार्किंग स्कीम को देखते हैं क्या लिखा है उसमें, ठीक है। देखिए जरा, क्या स्क्रीन पे मार्किंग स्कीम दिखी, दिखी, अरे हाँ ना बताओ, दिखिए ना, देखिए। अबे तो ऐसा क्यों बोलता है, हाँ हाँ, परेशान होके बोल रहा है, छोड़ दूंगा भाई, ज्यादा देर थोड़ी बैठा रहा हूँ। ये देखो, दिख रहा है आपके सामने सारा सोल्यूशन। तो क्या आपको पूरा का पूरा कैश फ्लो बनाने की जरूरत है अब, इसके हिसाब से, अगर कोई नहीं कर पाए तो बना लीजिएगा, लेकिन अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, आपको फॉर्मेट स्ट्रक्चर, देखो इस तरह से क्वेश्चन वही कर पाएगा जिसको पूरा स्ट्रक्चर पूरा फॉर्मेट क्लियर है, इसलिए मैं एडवाइस करता हूँ पहले पूरे बड़े बड़े क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर इस तरह से करना, आपके क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही आना है। तो आप देख रहे हैं, नेट प्रॉफिट के अंदर क्या क्या चीजें जोड़ी है उसने, 750 में क्या जोड़ दिया, प्रोविजन फॉर टैक्स, ये लिखना पड़ेगा आप क्या क्या जोड़ रहे हो, पता चला कुछ भी जोड़ के आ जाओ, ठीक है। प्रपोज डिविडेंड, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, नेट लॉस ड्यू टू फायर, टैक्स रिफंड सब कर दिया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में क्या क्या आया, 1070 ऊपर की फिगर आई थी, उसमें क्या कर दिया था, गुडविल वाला पार्ट 70 अभी निकाला था ना, गुडविल 70 हमने, और इंक्रीज डिक्रीज इन करंट असेट्स करंट वगैरह सब कुछ करते हैं इसके अंदर, ठीक है जी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आ गया आपके पास, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी आ गया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी आपके हाथ में, एंड दिस इज योर क्वेश्चन। तो थ्योरी क्या थी वो, सीबीएसई का सैंपल पेपर कहता है क्या, और किन किन एरिया पे हम एम्फेसाइज कर रहे हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पे एम्फेसाइज कर रहे हैं, टैक्स के ट्रीटमेंट, डिविडेंड के, डेप्रिसिएशन के ट्रीटमेंट पे एम्फेसाइज कर रहे हैं। अगर आपको फुल फ्लेज क्वेश्चन आता है तो आप कर पाएंगे, अदरवाइज आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी क्वेश्चन करना, ठीक है। तो अभी आपका क्या था, वार्म अप था, ऐसे और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, और इन पे कॉम्पिटेंसी लेके चलेंगे। तो ये इसलिए जरूरी है क्योंकि बोर्ड में भी देख रहे हैं आपने, वेटेज कितनी देखो जरा, छह देखो, इसकी इसकी वेटेज देखें जरा, कितना कितना पेपर में क्वेश्चन आए थे, 6 नंबर का क्वेश्चन तो यही आया था, देखा। और चलें ऊपर, और कितने नंबर का क्वेश्चन आया था इस पे, आ, 6 के बाद ऑफिस इक्विपमेंट वाला क्वेश्चन कितने नंबर का था, 1 नंबर का ना, 7, और 8, बस 8 नंबर का क्वेश्चन, 20 में से 8 नंबर तो कैश फ्लो है, और 6 नंबर का कैश फ्लो कहां पर है, प्रैक्टिकल में है। तो आउट ऑफ 100 14 नंबर किसके हैं सिर्फ, कैश फ्लो के, और पूरी कंपनी अकाउंट 25 नंबर की है। अच्छा चलो, रेशो के देखो जरा कितने क्वेश्चन से बताइए, रेशो के क्वेश्चंस, रेशो के क्वेश्चन देखें जरा कितने नंबर का आया था कैश इसमें सैंपल पेपर में। देख लेते हैं स्क्रीन पर ही, हाँ ये रहा।
एक नंबर का क्वेश्चन ये वाला है नीचे, और चॉइस में 2 नंबर का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। ठीक है, दो ये हो गया। और कौन सा आया? आइडेंटिफाई लिमिटेशन, 5 नंबर का यही हो गया, और चार 9 नंबर का ये हो गया। ठीक है, 9 नंबर, 8 समझ लो। 8 वो, और ये कितने नंबर का आया था? अभी निकाला था हमने ये, कैश फ्लो। 8 था, ठीक है। तो कैश फ्लो पेपर में था कितने नंबर का? कैश सीएफएस जो है, क्वेश्चन पेपर में कितने का है? और वहां कितने का? 6 का। रेशो यहाँ कितने का है? और वहां कितने का है? 6। टोटल कितना हो गया? 14। टोटल कितना हो गया? 15। कितने नंबर हो गए? दो चैप्टर में कितने नंबर मिल रहे हैं आपको? आउट ऑफ 100 कितने मिल रहे हैं? 29। आउट ऑफ 100 इश्यू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर में कितने मिल रहे हैं? 25 नंबर। कौन सा काम करना ज्यादा आसान है? पूरा कंपनी अकाउंट करना, या पूरा डिवेंचर करना, या रेशो और कैश फ्लो ढंग से कर जाएं? तो 100 नंबर में से आपके 29 नंबर की कवरेज हो रही है। और मुश्किल नहीं है दोनों करना, समझ रहे हो? इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि कम से कम इन दिसंबर की छुट्टियों में अगर आपकी थर्ड बुक स्ट्रांग हो जाती है। थर्ड बुक स्ट्रांग होने का मतलब पता है कितने नंबर का आपके हाथ में है? 20 नंबर और 12, 32 मार्क्स 100 में से आपके हाथ में है। पूरी पार्टनरशिप 35 मार्क्स की है, सोचो। पूरी पार्टनरशिप, फंडामेंटल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, चेंज इन पीएसआर, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, डिसोल्यूशन, कितने चैप्टर हैं? 7 चैप्टर पर आपको 35 मार्क्स मिल रहे हैं। और यहाँ दो पे कितने मिल रहे हैं? 29 मिल रहे हैं, और दो और मिला लें तो 4 पे कितने मिल रहे हैं? और नन्हे मुन्ने से चैप्टर हैं वो। तो अगर आपका स्ट्रांग हो रखा तो बहुत बड़ी बात है, और नहीं हो रखा तो कोशिश करें कि इन छुट्टियों में कम से कम थर्ड बुक ग्रिप में आ जाए। जिससे क्या होगा, आउट ऑफ 100 मार्क्स में से कितने नंबर आपके ग्रिप में चले जाएंगे? 32 मार्क्स। और इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल भी आपका निकल जाएगा सारा काम, क्योंकि जनवरी में प्रैक्टिकल शुरू होना है। जिस बच्चे ने जनवरी तक कैश फ्लो रेशो रिवाइज नहीं करी, थर्ड बुक रिवाइज नहीं करी, उसका प्रैक्टिकल डूबना है। इसीलिए मैं इतना एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि भाई कैश फ्लो रेशो कर लो पहले, थर्ड बुक कर लो पहले। ठीक है, कल भी क्लास करेंगे और रिवाइज करेंगे, रेशो पे रिवाइज करेंगे। मैं तो छुट्टियों से पहले ही करा दूंगा इसे रिवाइज। ठीक है, अगर जरूरत पड़ी तो फर्स्ट सेकंड चैप्टर को भी रिवाइज कर लेंगे जल्दी से, ताकि आपके कम से कम 32 मार्क्स तो स्ट्रांग रहें। आप समझ पा रहे हैं स्ट्रेटेजी, कि आपको क्या करना है? पहले आपको पास होने लायक बनाना है अपने आप को, और फिर उसके बाद नंबर धीरे धीरे आगे बढ़ाने, फिर चलेंगे कंपनी अकाउंट्स पे। ठीक, गॉट इट? चलो, आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज माय स्ट्रेटेजी एंड व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटेजी। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। इशिता, इज दैट क्लियर?